गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम टू फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग। इस चैप्टर को हम लोग ज़्यादातर किस नाम से जानते हैं? रेशियो एनालिसिस। और आपकी स्टडी मटेरियल में इसका नाम क्या लिखा हुआ है? फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग। तो ये चैप्टर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक तो आपके एग्ज़ाम के लिए, दूसरा प्रैक्टिकल लाइफ में भी इस चैप्टर का बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि बहुत सारे लोग रेशियो एनालिसिस करते हैं और डिसीजन लेते हैं। So this is very important for understanding the business, the risk and also taking the financial decisions. ठीक है, तो आप में से कौन मुझे पहले बताएगा व्हाट इज रेशियो? मैथ्स में पढ़ा होगा, शायद स्कूल में भी पढ़ाते हैं रेशियो, प्रपोर्शन, ये वो, सेम यूनिट के कंपैरिजन करते हैं। लेकिन समझा नहीं, मान लो मैं एकदम गंवार आदमी हूँ, मान लो तुम बोलोगे सेम यूनिट को कंपैरिजन करते हो, तो मैं तो इधर उधर देखूंगा, समझ में ही नहीं आया क्या बोला। प्रोपोर्शन, रेशियो मीन्स प्रोपोर्शन, रेशियो मीन्स प्रोपोर्शन। ओके, आप बताओ, एक एक करके बोलो। हाँ, सबको अपनी अपनी बातें रखेंगे, क्लास है, अपनी बातें रखने का आप सबको पूरा पूरा मौका दिया जाएगा। हाँ जी, आप बोलो। जब बोलने की बारी आती है तो नहीं बोलते आप लोग। हाँ, कंपैरिजन बिटवीन टू वेरिएबल्स, सिंपल वर्ड्स, कंपैरिजन बिटवीन टू वेरिएबल्स। कोई भी टू वेरिएबल या दोनों वेरिएबल में कुछ विद सेम बेस। बेस यानी क्या हुआ? कुछ रिलेटेड वेरिएबल होना चाहिए। कंपैरिजन बिटवीन टू रिलेटेड वेरिएबल। ऐसे तो रेशियो ऐसा भी हो सकता है, ये भी एक रेशियो है। रन स्कोर्ड बाय विराट कोहली, ओके, अपॉन हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, ये भी रेशियो ही तो है ना। हाउ, देखो मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। आपने तो कहा कंपैरिजन ऑफ टू वेरिएबल, तो रन स्कोर मान लो 10,000, हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट मान लो 8,000, 1.25। जैसे जैसे माउंट एवरेस्ट की हाइट 1 बढ़ेगी, विराट कोहली 1.25 रन बनाता है। आपके हिसाब से तो यही हुआ ना, आप लोगों ने तो यही बोला ना कि रेशियो मीन्स कंपैरिजन ऑफ टू वेरिएबल। अब इन दोनों में कोई लेना देना ही नहीं है। इज इट राइट? जैसे स्कूल में पढ़ाता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स, ये थोड़ा रिलेटेड वेरिएबल है। इतना सेल हुआ तो इतना ग्रॉस प्रॉफिट होता है। नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स, कि अगर हम 100 रुपया सेल करेंगे तो नेट प्रॉफिट कितना होता है। या फिर प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, इसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इतना परसेंटेज प्रॉफिट आएगा, ठीक है। या करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, इस रेशियो को क्या बोलते हैं? कुछ पता है क्या? करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा। करंट रेशियो, इज इट राइट? यानी करंट लाइबिलिटीज के मुकाबले आपके पास करंट एसेट कितना है। डिस्कशन होता रहेगा, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही वही है। डेट इक्विटी रेशियो, ये तो अकाउंट्स में भी आता है। बाईबैक करते समय देखना है डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। तो अगर 1 रुपया डेट है तो उसके अगेंस्ट में इक्विटी कितना है, दैट इज डेट इक्विटी रेशियो। और आपने शायद कॉस्टिंग में भी पढ़ा होगा स्टॉक टर्नओवर रेशियो, था क्या कॉस्टिंग में? स्टॉक टर्नओवर रेशियो मटेरियल वाले चैप्टर में। फॉर्मूला याद है क्या? COGS, COGS अपॉन कुछ याद नहीं आ रहा है, एवरेज इन्वेंट्री। सो ये आप देख रहे हैं, सब जगह हमने ऐसे रेशियो निकाला है बिटवीन रिलेटेड वेरिएबल, जिससे हम समझ सकें कि सिचुएशन क्या है, रिस्क कितना है,
जैसे डेट इक्विटी रेशियो से रिस्क पता चलेगा, करंट रेशियो या स्टॉक टर्नओवर रेशियो से लिक्विडिटी पता चलती है, फर्म की लिक्विडिटी कैसी है, फर्म अपने शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को पे कर सकती है या नहीं। ये जीपी रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो, इससे फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी पता चलती है कि फर्म पैसा कमा रही है कि नहीं, कितना कमा रही है, कितना परसेंटेज कमा रही है, ज़्यादा है कम है, उसके हिसाब से हम डिसीजन लेंगे। इज इट राइट? आपके अकाउंट्स में आप क्या सीखते हो? अकाउंट्स में आप बैलेंस शीट बनाना सीखते हो, P&L अकाउंट बनाना सीख लेते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सीख लेते हो। लेकिन ये अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। बैलेंस शीट को देखकर सिर्फ आपको डेट इक्विटी रेशियो नहीं पता चलेगा, उसके लिए आपको रेशियो निकालना पड़ेगा। P&L अकाउंट देखकर आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो नहीं पता चलता है, सिर्फ आपको वहाँ पे एक नंबर दिखता है, नेट प्रॉफिट 2,50,50,30,000, 292, ऐसा सेल्स दिखेगा इसके अगेंस्ट में 35,17,000, 35 करोड़ 17,39,495। अब इसको देखकर कुछ समझ में आ रहा है क्या कि जीपी रेशियो अच्छा है कि बुरा है? तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। इसको डिवाइड करने के बाद हमें एक रेशियो मिलेगा, परसेंटेज कितना है जरा देख के बताना। 7-8% आ रहा होगा। आज कैलकुलेटर का काम बहुत ज़्यादा है, बैटरी चार्ज करा के रखो। परसेंटेज बोलो, कुछ खा के नहीं आए क्या आज? मैंने तो सॉल्व किए बिना बोला 7-8% आ जाएगा। 7.11%। तो ये आपका अगर जीपी रेशियो है तो फिर आप देखेंगे कम है या ज़्यादा है, कम या ज़्यादा है। बिजनेस टू बिजनेस वो वेरी करता है, ठीक है, कम ज़्यादा कुछ नहीं होता है, डिपेंड करता है कौन सा बिजनेस है। कुछ बिजनेस में जीपी रेशियो 80% भी होता है, ठीक है, और किसी में 20% भी होता है। तो आपको देखना है कि जिस बिजनेस में आप है उसमें ऑन एन एवरेज जीपी रेशियो कितना होता है। मान लो ऑन एन एवरेज इस बिजनेस में जीपी रेशियो 20% है और आपका 7.11% है, तो गड़बड़ है। अच्छा है कि बुरा है? बुरा है। कुछ रेशियो कम होने पे बुरा होते हैं, कुछ रेशियो ज़्यादा होने पे बुरा होते हैं। डेट इक्विटी रेशियो अगर ज़्यादा होगा तो रिस्क ज़्यादा है, लेकिन जीपी रेशियो अगर ज़्यादा है तो अच्छी बात है, प्रॉफिटेबिलिटी है, एफिशिएंसी ज़्यादा है, सेल्स आप ज़्यादा प्राइस पे कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका कम है कि नहीं? तो जब जीपी रेशियो आपको लगेगा कि अरे पड़ोसी का तो 20% है, मेरा 7.11% है, तो फिर आप क्या करेंगे? दो कारण हो सकते हैं इसके। एक, बोलो, जीपी रेशियो कम होने का कारण क्या हो सकता है? सेल्स कम है या सेलिंग प्राइस कम है? ठीक से बोलना, सेल्स कम है या सेलिंग प्राइस कम है? सेल्स कम है या सेलिंग प्राइस पर यूनिट कम है? सेल्स कम है। सेल्स कम होने से जीपी रेशियो कम होगा। एक, ये आज मैंने जिंदगी में पहली बार सुना है ऐसा। मान लो एक कंपनी का सेल 200 रुपया है और एक कंपनी का सेल 2 लाख रुपए है, ठीक है, तुम्हारे हिसाब से मैं जाता हूँ। इसकी ग्रॉस प्रॉफिट मान लो 20 रुपया है, इसकी ग्रॉस प्रॉफिट मान लो 20,000 है, तो जीपी रेशियो तो दोनों का 10% आ रहा है। तुम्हारे हिसाब से तो इसका जीपी रेशियो कम आना चाहिए था। सेल से जीपी रेशियो फर्क नहीं पड़ता, सेलिंग प्राइस से फर्क पड़ता है। इज इट राइट? जिन्होंने ये जवाब दिया आपका क्वेरी रिजॉल्व हो गई है। अगर ये कंपनी मान लो ज़्यादा बेचने के चक्कर में 20% डिस्काउंट देती है तो इसका सेल 1,60,000 हो जाएगा, तो उस केस में इसका जीपी भी घट जाता है। उस केस में उसका जीपी भी, कॉस्ट अगर नहीं घटा तो जीपी घट जाएगा, तो उस समय उसका जीपी रेशियो कम हो जाएगा। ज़्यादा सेल करने वाली कंपनी का जीपी रेशियो कम हो सकता है,
क्योंकि सेल बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, प्राइस कम करनी होगी, लेकिन कॉस्ट तो उतना ही रहेगा, कॉस्ट तो उतना ही रहेगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डाल दूँ 180 रुपया और 1,80,000 रुपया, इसका तो 20 रुपया प्रॉफिट हो गया, इसका एक्चुअली नुकसान हो गया अगर आपने 1,60,000 पे बेच दिया तो। 1,60,000 में से 1,80 कम करो, ओ माय गॉड, इसका तो जीपी रेशियो नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, तो जीपी रेशियो अगर कम आ रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका एक नंबर 1 सेलिंग प्राइस कम है, ये दूसरा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर यूनिट ज्यादा है, आपकी परचेजिंग ज्यादा रेट पे हो रही है, आपका पड़ोसी कम रेट पे खरीद रहा है और आप ज्यादा रेट पे खरीद रहे हो, तभी आपका जीपी रेशियो कम है। तो आपको क्या करना है, या तो सेलिंग प्राइस बढ़ानी होगी या आपका परचेज प्राइस कम करवाना होगा, डिस्काउंट लेना होगा, बार्गेन अच्छे से करना होगा, अच्छे सप्लायर ढूंढने पड़ेंगे मार्केट में कि कहाँ पे कम रेट पे मिल रहा है। अदरवाइज आप ये 2 करोड़ का फिगर देखकर नाचते रहोगे, लेकिन एक्चुअली ये आपकी इनएफिशिएंसी है। इज इट राइट? इसलिए रेशियो एनालिसिस बहुत जरूरी है, ये एनालिसिस करना पड़ता है आपको इस चैप्टर में। तो थोड़ी सी मैंने आपको बैकग्राउंड दी, पहले पैराग्राफ पे आ जाओ, इंट्रोडक्शन। तो जल्दी से मैं बता देता हूँ कि फाइनेंशियल एनालिसिस, प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ बैलेंस शीट, पी&एल अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट अपने आप में इनफ नहीं है। यू हैव टू डू द फाइनेंशियल एनालिसिस कि ये परफॉर्मेंस अच्छा है या बुरा है, उसके लिए हमें रेशियो एनालिसिस करना पड़ता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या मिलेगा आपको? प्रॉफिट ऑफ अ पीरियड। चलो मैं आपको बोलता हूं कि एक कंपनी का प्रॉफिट 200 करोड़ रुपए है, 200 करोड़, अच्छा है या बुरा है? तो अभी आप 200 करोड़ देख के भी बोल नहीं पा रहे हो कि अच्छा है कि बुरा है। आपको क्या लगता है, अच्छा है? मान लो कंपनी ने 10,000 करोड़ रुपए का कैपिटल इंप्लॉय कर रखा है, तो क्या करेगा रेशियो एनालिसिस? बोलेगा आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 200 डिवाइड बाई 10,000 करो, कितना आ रहा है? 2% आ रहा है क्या? 2 आ रहा है कि 0.2 आ रहा है? 2% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसको देखकर आप बोलो अच्छा है या बुरा है। अगेन ये डिपेंड करता है कि जनरली इस इंडस्ट्री में क्या है, बट 2% तो कम है इंडिया में। 5% तो इंटरेस्ट आपको बैंक वाले दे देते हैं। अगर ये 10,000 करोड़ मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एफडी कर दूं तो मुझे 5.5% इंटरेस्ट देता है, ठीक है? तो 550 करोड़ रुपीस तो मुझे बगैर कुछ किए, बगैर पैर हिलाए, बगैर हाथ हिलाए ऐसे ही मिल जाएंगे आपको। और अगर आपने बिजनेस किया है, रिस्क लिया है, मेहनत की है, फिर भी 200 तो नुकसान ही हो रहा है ना। तो ये रेशियो एनालिसिस का फायदा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको एक इनपुट दे रहा है, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, अकाउंटिंग गिव्स यू इनपुट फॉर फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। ये इनपुट है, और ये जो परसेंटेज हमने अभी निकाला, इससे आपको डिसीजन मेकिंग में मदद मिलेगी कि ये बिजनेस ठीक नहीं है। जिस बिजनेस में कैपिटल पे 2% ही रिटर्न मिल रहा है, वैसे बिजनेस में पैसा लगाने में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो पैसा तो मैं बैंक के एफडी में भी लगा सकता हूँ, उससे भी अच्छा गवर्नमेंट बॉन्ड में लगा सकता हूँ, रिस्क भी नहीं, टेंशन भी नहीं, है कि नहीं? तो ये हो गया आपका एक एग्जाम्पल। उसी प्रकार बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में क्या मिलता है आपको? बैलेंस शीट में पता चलता है आपके एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज कितनी है, इक्विटी कितना है, लेकिन इससे ये नहीं पता चलता कि आपकी लिक्विडिटी कैसी है। उसके लिए हम करंट रेशियो निकालते हैं, जिससे लिक्विडिटी पता चलती है। डेट इक्विटी रेशियो निकालते हैं, जिससे रिस्क पता चलता है। इज इट राइट? एक और रेशियो थोड़ी देर में सीखेंगे, एसिड टेस्ट रेशियो, जिसको हम लोग बोलते हैं क्विक रेशियो। सुना है क्या?
जिसको लिक्विड रेशियो ही बोलते हैं। एक रेशियो के 3 नाम है, उससे पता चलता है आपकी लिक्विडिटी कैसी है। क्रेडिटर को हम पे कर पाएंगे कि नहीं टाइम पे, इज इट राइट? सिर्फ बैलेंस शीट देखकर नहीं पता चलेगा, आपको रेशियो निकालने के बाद पता चलेगा कि लिक्विडिटी कैसी है, डेट इक्विटी कैसा है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है। तो बेसिकली बैलेंस शीट से या पीएनएल अकाउंट से एब्सोल्यूट नंबर मिलता है। एब्सोल्यूट मतलब एक बड़ा नंबर, एक नंबर जिसको आप नहीं बोल सकते हैं कि ज्यादा या कम है। सपोज एक स्टूडेंट ने कहा मुझे 900 मार्क्स मिले, ज्यादा है कि कम है? हाँ, तो 900 मार्क्स तो बहुत ज्यादा है। नहीं, पेपर कितने मार्क्स का है? जैसे आपका 800 मार्क्स का पेपर है तो 400 आ गए, 50%। किसी को 600 आ गए तो 75%। तब हम बोल सकते हैं हाँ ये बढ़िया है। ये एब्सोल्यूट नंबर है 400 600। सिर्फ उसको देखकर आप कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि परफॉर्मेंस कैसा है। इज इट राइट? एंड देन देयर इज अ कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑल्सो, जो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको टोटल कैश जनरेटेड मिलता है, बट वो कम है कि ज्यादा, उसके लिए आपको रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अबव स्टेटमेंट डू नॉट डिस्क्लोज नेसेसरी एंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। ऑफ कोर्स वो यूजफुल है, बैलेंस शीट के बिना रेशियो निकलेगा कैसे, पीएनएल अकाउंट के बिना रेशियो निकालोगे कैसे, बट दैट इज इनपुट। अकाउंट्स गिव्स यू इनपुट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प्स यू टू असेस द परफॉर्मेंस एंड डिसीजन मेकिंग। इसलिए आपको रेशियो एनालिसिस की जरूरत पड़ती है, so that you can analyze the financial data and come to a conclusion. Okay, financial manager has certain analytical tools which help in financial analysis and planning. तो हमारा आज का यही टॉपिक है कि कौन कौन से रेशियो हमें यूज करना है, किस पर्पस के लिए यूज करना है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ योर सिलेबस इज रेशियो एनालिसिस। आजकल इसका बहुत यूज होता है, और आप टीवी देखेंगे, न्यूज़पेपर देखेंगे, तो हर जगह आपको रेशियो एनालिसिस दिखता रहेगा कि हाँ इस कंपनी का इतना ग्रोथ है, इतना अर्निंग है, इतनी यील्ड है, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो कहाँ से आता है वो फिगर? रेशियो एनालिसिस से आता है। तो अब हम धीरे धीरे रेशियो एनालिसिस चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो पहला मीनिंग है रेशियो का, ratio is indicated quotient of two mathematical expression and as the relationship between two or more things. So relationship between two related variable, it is a relationship between two related variable, ratio of two related variable. Ratio means financial ratio और accounting ratio। वैसे तो रेशियो बहुत सारे फील्ड में होते होंगे, है कि नहीं? हमारा टॉपिक सिर्फ फाइनेंशियल रेशियोज से रिलेटेड है, जो बिजनेसमैन अपने बिजनेस में फाइनेंशियल पर्पस के लिए यूज करने वाला है। तो हाइट और लेंथ की भी रेशियो हो सकती है, ठीक है, जुपिटर और सैटर्न के वेट की भी रेशियो हो सकती है, डिस्टेंस की भी हो सकती है, उसमें मेरे को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हमें किससे लेना देना अभी? फाइनेंशियल रेशियो या अकाउंटिंग रेशियो से, विच इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग फिगर। टू रिलेटेड अकाउंटिंग फिगर कर दो, टू रिलेटेड, कुछ तो उसमें रिलेशनशिप होना चाहिए ना, अदरवाइज मीनिंगलेस हो जाता है कई बार। ठीक है, सो कैलकुलेशन ऑफ रेशियो, बेसिस ऑफ कैलकुलेशन अ रिलेशनशिप बिटवीन टू मैथमेटिकल टर्म्स और ग्रुप ऑफ फिगर्स। ग्रुप ऑफ फिगर्स भी हो सकता है, जैसे मान लो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस जब हम बोलते हैं तो इसमें कोई एक एक्सपेंस नहीं है ना, इसमें तो बहुत सारे हैं। या एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस अपॉन सेल्स रेशियो, ये भी एक रेशियो है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारा सेल्स का कितना परसेंटेज एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है, राइट। तो एक एक्सपेंस भी ले सकते हैं, ग्रुप ऑफ एक्सपेंस भी ले सकते हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल मटेरियल कंज्यूम्ड अपॉन सेल्स, तो यहां पर हम सिर्फ मटेरियल कंज्यूम्ड को ले रहे हैं। सेल्स का कितना परसेंटेज मटेरियल कंजम्पशन है, हाइयर है कम है, ठीक है। 100 रुपये का माल बेच रहे हैं, उसको बनाने के लिए मटेरियल कितना परसेंटेज लगता है। विच आर कनेक्टेड विथ ईच अदर इन सम लॉजिकल मैनर, विच आर कनेक्टेड विथ ईच अदर इन सम, कुछ तो लॉजिकल मैनर होना चाहिए। मैं बोलूंगा मटेरियल कंज्यूम्ड अपॉन टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड। अब इन दोनों में कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, रेशियो तो ये भी है, कुछ भी ऊपर नीचे लिखोगे रेशियो बन जाएगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी लिखोगे तो रेशियो बनेगा, बट इससे कोई आपको कोई मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन निकल के नहीं आ रहा है, मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन निकल के नहीं आ रहा है। आप टैक्स कितना भी भरो, मटेरियल कंजम्पशन का उससे कुछ लेना देना है, लेकिन आपके पास सेल होगा तो मटेरियल कंजम्पशन बढ़ता है, सेल घटेगा तो मटेरियल कंजम्पशन घटता है, दोनों में कुछ लिंक है। बिजनेसमैन देखता है कि भाई मेरा सेल और कॉस्ट के बीच क्या लेना देना है, विच आर सिलेक्टेड फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, और बहुत ही ध्यान से सुनना है। पहले 1-2 पेज थियरी है, 2 पेज, उसके बाद सिलसिला चालू होगा। Objective for financial ratio is that all stakeholders can draw conclusions। तो पहले एक बात बताओ, आप लोग इतने साल से अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, who are the stakeholders in a business? स्टेक होल्डर जिनको बिजनेस में कोई इंटरेस्ट है। स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर में डिफरेंस है। शेयर होल्डर जो इक्विटी शेयर ओन करते हैं, प्रेफरेंस शेयर ओन करते हैं। स्टेक होल्डर जिसको बिजनेस से कोई ना कोई प्रकार का लेना देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ओनर तो होते ही हैं, सारा धन लगा रखा है, दूसरे इन्वेस्टर्स होते हैं, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या डिबेंचर होल्डर, इसको भी आपके बिजनेस में इंटरेस्ट है या नहीं है। बैंक के पास जाओ आज क्लास के बाद, बोलना 5 करोड़ लोन चाहिए, बोले कि बैठो, तुम्हारे लिए तो मैं बैठा था पिछले 10 सालों से, आंखें तरस गई थी तुम्हें लोन देने के लिए। तुम आईपीसी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट के लिए तो हमने बैंक खोल रखा है यहाँ पे, ठीक है, ये लो 5 करोड़ ले जाओ। ऐसे देती है बैंक? ऐसे देती तो फिर क्या होता? फिर मैं यहाँ रोज आपके लिए नहीं आता है, यहाँ पे रोज 2-2.5 घंटे बैठ के गला कौन सुखाता? इज इट राइट? 5 करोड़ लेकर आ गया, हो गया काम। वो बोले कि बैलेंस शीट दिखाओ 3 साल का, P&L अकाउंट, टैक्स रिटर्न, कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिर प्रेमाइस आके विजिट करती है, उसके बाद उनको लगा कि हाँ ये पार्टी लोन रीपे कर पाएगा, तब लोन देती है। तो उसका मतलब उनको आपके बिजनेस में इंटरेस्ट है। एम्प्लॉयज को भी इंटरेस्ट है, एम्प्लॉयज भी जानना चाहता है कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं, ग्रोथ है कि नहीं। कहाँ जॉब करेंगे आप सीए बनने के बाद, जो लॉस मेकिंग है या जो प्रॉफिट मेकिंग है? प्रॉफिट मेकिंग में करेंगे, ग्रोथ में करेंगे, दिखेगा बैलेंस शीट से कि इनका ग्रोथ हो रहा है, प्रॉफिट में दिखेगा, लास्ट 3 साल 4 साल का प्रॉफिट दिखेगा, ठीक है। इसलिए ये लोग, उसके अलावा गवर्नमेंट को भी इंटरेस्ट रहता है, गवर्नमेंट इज ऑल्सो इंटरेस्टेड पार्टी, ट्रेड यूनियंस आर इंटरेस्टेड पार्टी। तो ये लोग क्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस करते हैं? एक, टू चेक द परफॉर्मेंस, पास्ट परफॉर्मेंस, प्रेजेंट परफॉर्मेंस, फ्यूचर परफॉर्मेंस। दूसरा, कंपनी की स्ट्रेंथ या वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। रेशियो से आपको पता चल जाएगा। हो सकता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ज्यादा हो, बट आपका डेट इक्विटी रेशियो भी ज्यादा होगा। तो प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रेंथ है, अच्छा है, लेकिन डेट इक्विटी भी बहुत ज्यादा है, तो वीकनेस है, क्योंकि रिस्क ज्यादा है ना। तो रेशियो एनालिसिस से हमें पता चल जाएगा, एंड देन यू कैन टेक द डिसीजंस। किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, ये आप रेशियो एनालिसिस के द्वारा काफी हद तक आइडेंटिफाई कर पाएंगे। फ्यूचर में जब आप कोई कंपनी ज्वाइन करेंगे तो आपका ये बहुत बड़ा एरिया ऑफ वर्क होता है कि आप एनालिसिस करते हो। अकाउंटिंग करना आपका काम नहीं होगा,
क्वालिफिकेशन के बाद आपको कोई डेबिट क्रेडिट के लिए पैसे नहीं देगा, उसके लिए किसी नॉर्मल आदमी को भी ट्रेन किया जा सकता है। आपको क्या करना है, वो जब काम करेगा उसके बाद एनालिसिस करना है कि बिजनेस में और इम्प्रूवमेंट कहाँ ला सकते हैं। तो बहुत ही एक डायलॉग लिखा है यहाँ पे, सिंगल अकाउंटिंग फिगर मे नॉट कम्युनिकेट एनी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। कंपनी बोल रही है चिल्ला चिल्ला के हमारी प्रॉफिट 2000 करोड़ रुपए है, तालियां, कोई ताली नहीं बजाए। 20,000 करोड़ है, तालियां नहीं। इससे कुछ पता नहीं चल रहा है कि कम है कि ज्यादा है। इज इट राइट? इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा कैपिटल एम्प्लॉयड से, फिर देखेंगे कि जो सिमिलर कंपनीज हैं उसका रिटर्न कितना है, उससे कम है या ज्यादा, उसके बाद डिसाइड करेंगे। बड़ी बड़ी कंपनी जनता को बेवकूफ बनाती है, वो अपना प्रॉफिट फिगर एब्सोल्यूट टर्म्स में बताती है, न्यूज़पेपर में रहेगा हमारी प्रॉफिट इस साल 200 करोड़ हुई है, ये नहीं बताता कि 200 करोड़ कमाने के लिए कैपिटल कितना लगाया था। इज इट राइट? लेकिन जब हम इसको रेशियो में कन्वर्ट करते हैं तब पता चलता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसा था। ठीक है, तब पर्दा उठता है, तब असली फिगर आता है। ठीक है, मास्क लगाते हैं तो बहुत सब लोग सुंदर ही दिखते हैं, मास्क उतारने के बाद असलियत पता चलती है कि नहीं? हाँ, तो रेशियो एनालिसिस वही है, ये मास्क उतारने का काम करता है। ठीक है, डायलॉग लिखना मत, बट व्हेन एक्सप्रेस रिलेटिव टू अदर फिगर इट में प्रोवाइड सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन। आपके लॉ में भी ना कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करते हैं, कंपनी फॉर्म करते और बेवकूफ बनाते दुनिया को, तो फिर लॉ वाले कानून वाले पकड़ लेते एक दिन, अच्छा इसलिए कंपनी फॉर्म की थी तुमने बेवकूफ बनाने के लिए। तो रेशियो एनालिसिस भी वही है, इट इज नॉट जस्ट कंपेयरिंग नंबर्स फ्रॉम बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, इट इज ऑल्सो इन्वॉल्विंग कंपेरिजन अगेंस्ट प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के साथ कंपैरिजन से क्या पता चलता है कि हमारा इस साल का परफॉर्मेंस पिछले साल से अच्छा है या बुरा है। ठीक है, हम दूसरी फर्म के साथ भी कंपेयर करते हैं, अदर कंपनीज के साथ, हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस दूसरे के साथ कैसी है। इज इट राइट? हमारी परफॉर्मेंस इंडस्ट्री के साथ कैसी है, इंडस्ट्री के साथ भी कंपैरिजन करते हैं। अरे एक चीज तो मैं पूछना भूल ही गया, आपको फर्म और इंडस्ट्री का डिफरेंस पता है क्या? फर्म और इंडस्ट्री एक ही है या अलग अलग है? क्या अलग है इसमें? ग्रुप ऑफ फर्म इज इंडस्ट्री, तो मारुति और आईसीआईसीआई बैंक इज इंडस्ट्री। पूरा क्यों नहीं बोलते हो तुम लोग? अच्छा, बीच बीच में गैप क्यों रखते हो? थोड़ी देर पहले मैंने पूछा व्हाट इज रेशियो टू वेरिएबल, फिर मैंने पूछा व्हाट इज इंडस्ट्री ग्रुप ऑफ फर्म्स। ग्रुप ऑफ फर्म इज नॉट इंडस्ट्री, न तो फिर मारुति सुजुकी और आईसीआईसीआई बैंक भी इंडस्ट्री हो गई। ठीक है, इंडस्ट्री मतलब जो सेम बिजनेस करती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल बैंकिंग इंडस्ट्री है, उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, बहुत सारे हैं ना, पंजाब नेशनल बैंक, ये मिलकर बनती है इंडस्ट्री। ठीक है, और अगर हम ऑटोमोबाइल सेक्टर लें तो उसमें फिर है मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, टोयोटा, इस टाइप से। ठीक है, बजाज ऑटो लिमिटेड। तो फिर हम उनका परफॉर्मेंस कंपेयर करेंगे। तुम बोलोगे मारुति का कंपैरिजन आईसीआईसीआई के साथ करो, ये तो गलत बात है ना। एप्पल को एप्पल के साथ ही कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तुम एप्पल को विराट कोहली के साथ कंपेयर करोगे तो कैसे होगा?
सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ रेशियो एनालिसिस। अब आप धीरे धीरे काम की बातें की ओर बढ़ेंगे। रेशियो एनालिसिस के लिए हमें चाहिए नंबर्स, डेटा। कहाँ से आता है ये डेटा? कंपनी की जो रेशियो एनालिसिस करते हैं जो लोग, वो कंपनी के एनुअल रिपोर्ट को देखते हैं, क्योंकि उसमें लगभग आपको सारा डेटा मिल जाता है। बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट, उसमें सब रहते हैं। उसके अलावा जो कंपनी लिस्टेड होती है, ये तो साल में एक बार कंपनी प्रेजेंट करती है, एनुअल रिपोर्ट साल में एक बार देती है। लेकिन लिस्टेड कंपनी के लिए इंडिया में एक और रिक्वायरमेंट है, क्वार्टरली रिपोर्ट। फॉर लिस्टेड कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, वो क्वार्टरली रिपोर्ट भी प्रेजेंट करती है। क्वार्टरली मतलब कितने महीने हो? 3, 4, 5, 6। क्वार्टरली में 3 होते हैं क्या कि 4 होते हैं? तो हर 3-3 महीने बाद भी इनको रिपोर्ट बनाना होता है, उसमें से भी आपको डेटा मिलता है। उसके बाद कंपनी के नोट्स टू अकाउंट में बहुत सारा डिटेल रहता है, जो आप अकाउंट्स में करते ही हैं, उसमें ब्रेकअप रहता है हर एक आइटम का। और उसके बाद कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट से आपको डेटा मिलता है। मार्केट में बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं, बिजनेस मैगजीन्स होती हैं। 2-4 नाम बताओ, देखते हैं पता है कि नहीं। फोर्ब्स मैगजीन पढ़ते हो क्या? सिर्फ नाम सुना है? हाँ, क्या करते हैं? उसका ऐप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और बस एक ही नाम पता है आपको? कोई बिजनेस मैगजीन, बिजनेस टुडे, हाँ बिजनेस टुडे, वाह। CNBC न्यूज देखते हैं क्या? CNBC न्यूज टाइम नहीं मिलता है। ऐसा तुम क्या रात को क्या डकैती करने जाते हो क्या हाईवे पे कि टाइम नहीं मिलता है? 6 बजे छुट्टी हो गई, उसके बाद देखो। हाँ, तो ये सब न्यूज़पेपर या न्यूज़ मैगजीन्स में भी ना बहुत सारा डेटा रहता है, जहाँ से आपको कंपनी के बारे में पता चलता है। उसके अलावा बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज देती है, ये भी डेटा इकट्ठा करती है। और फ्यूचर में इन सब कंपनीज में आपको जॉब भी मिलेगा, जो कंपनीज को एडवाइजरी सर्विस देती है, इन्वेस्टर को एडवाइजरी सर्विस देती है। तो ये भी बहुत सारा डेटा आइडेंटिफाई करते हैं अपने सोर्सेज से, कंपनीज के बारे में, फर्म के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में। तो गवर्नमेंट की भी बहुत सारी रिपोर्ट्स आती है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया आता है, पता है आपको? नेशनल सैंपल सर्वे रिपोर्ट आता है। GDP के नंबर्स गवर्नमेंट रिलीज करती है, इन्फ्लेशन के नंबर रिलीज करती है। कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारा डेटा आपको मिलता है, फिर उस डेटा को आप यूज करते हैं रेशियो एनालिसिस के लिए। ठीक है, तो जब आप CA बन जाएंगे तो आपका एक बहुत बड़ा काम रहेगा एडवाइजरी सर्विसेज का, कंसल्टिंग का, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी या इन्वेस्टमेंट कंसल्टिंग का। तब आपको मेरी याद आएगी, ठीक है, क्योंकि ये सब डेटा आप इकट्ठा करके एनालाइज करते हो और उसके बाद डिसाइड करते हो कि यहाँ पर इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो हमारा आज का एजेंडा बस इतने रेशियो पढ़ना है, ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही है। ज़्यादा है कहाँ? ज़्यादा 4 और 6, 10 ही तो दिख रहे हैं। तो टाइप ऑफ रेशियोज, तो वैसे लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, याद रखना। दिस लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव। मतलब कल को आके मेरे ऊपर केस मत कर देना कि सर ये एग्जाम में रेशियो आ गया, आपने तो बताया ही नहीं था। इसलिए मैंने पहले डिस्क्लेमर दे दिया है, ठीक है। दिस लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव। हो सकता है जो या नहीं हो उसमें से भी कुछ हो जाए, तो कोशिश करेंगे जितना हम एक्सटेंसिव कवरेज कर सकें, ठीक है। तो रेशियोज को उन्होंने किस किस कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, जो बिजनेस के लिए, इन्वेस्टर के लिए, बैंक्स के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। एक होता है लिक्विडिटी रेशियो, एक होता है लिक्विडिटी रेशियो, आपकी बुक में है वो, ठीक है।
हाँ, जो है उसको मत लिखो, समझने पे ध्यान दो। लिखाने का टाइम बचा कर समझाने पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे तो अच्छा रहेगा ना, क्योंकि लिखाते समय कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होती है, आपका और मेरा दोनों का टाइम बर्बादी होने वाला है। अब आप बड़े हो गए, स्कूल के बच्चे नहीं है। तो लिक्विडिटी रेशियो का मतलब बताओ क्या है? लिक्विडिटी रेशियो, जो सही बताएगा इनाम पाएगा। लिक्विडिटी मतलब क्या होता है? तुम्हारे पास देखो जरा जेब में कितने रुपए हैं, कितने हैं, देख के बताओ। कितने हैं? एक स्टूडेंट नहीं है, 700 रुपए है, तुम्हारे पास 200 300 है, तुम्हारे पास 400 है। तो तुम्हारी लिक्विडिटी 700 वाले की ज्यादा अच्छी है और 200 वाले की ज्यादा बुरी है, कम है। लिक्विडिटी मतलब आपके पास फंड्स इतने होने चाहिए कि आपके जो शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस या लाइबिलिटीज हैं उसको आप मीट कर सकें, उसको पे कर सकें। तो 700 वाले के पास ज्यादा लिक्विडिटी है कि 200 वाले के पास? 200 वाले के पास। 700 वाले के पास वो चाहे तो बिस्किट खरीद सकता है, मूवी देख सकता है, कॉफी पी और पिला सकता है, नोटबुक खरीद सकता है। इज इट राइट? मुझे डोनेशन दे सकता है। और जिसके पास 200 है वो बेचारा क्या करेगा? इतनी सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाएगा, इतने सारे ऑब्लिगेशन पूरी नहीं कर पाएगा। जैसे आपने अपना लिक्विडिटी चेक किया, अभी कंपनीज भी चेक करती है और ये बहुत जरूरी है, ना तो बिजनेस बंद हो जाएगा। लिक्विडिटी का मतलब है कि यू शुड हैव फंड्स टू पे योर शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, बट जनरली हम पहले शॉर्ट टर्म देखते हैं। अगर आपके क्रेडिटर है जिनका अमाउंट ड्यू हो गया है तो आपके पास कैश होना चाहिए, उसको हम पे कर सकें। तो नहीं होगा तो क्या होगा? क्रेडिटर आपको फ्यूचर में उधार नहीं देगा। बैंक रहेगी तो आपको नोटिस आ जाएगी, 2 3 बार डिफॉल्ट करेंगे तो बैंक आपको नोटिस दे देगी और आपके प्रॉपर्टी को बेचने के लिए गवर्नमेंट को या कोर्ट में जाके अप्लाई कर देगी। ये रिस्क है। एम्प्लॉइज जो है उसको अगर आपने 2 महीने सैलरी नहीं दी तो भी काम करेगा या छोड़ देगा? छोड़ देगा। तो इसको बोलते हैं लिक्विडिटी रेशियो। जितना ज़्यादा हो उतनी लिक्विडिटी अच्छी है, लेकिन कभी कभी फंड्स भी ब्लॉक हो जाते हैं। लिक्विडिटी रेशियो का एक और नाम है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी यानी कि आप कंपनी शॉर्ट टर्म में सॉल्वेंट रह पाएगी या नहीं, अपने डेट पे कर पाएगी या नहीं। उसके बाद है सेकेंड जो, तो इस रेशियो से क्या पता चलता है कि फर्म के पास लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है, और ये जानना बहुत जरूरी है। दुनिया में ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है कि कंपनी बहुत बड़ी है, प्रॉफिट भी है, लेकिन पैसे नहीं है, कैश नहीं है कि आप अपनी लाइबिलिटीज को पे कर सकें। तो क्या होगा फिर? ऐसी कंपनी का वाइंड अप हो जाएगी। इज इट राइट? क्रेडिटर कितने दिन वेट करेगा, बैंक कितने दिन वेट करेंगे? इज इट राइट? तो आपको लिक्विडिटी होनी चाहिए बिजनेस को रन करने के लिए। लिक्विडिटी इज लाइक योर ऑक्सीजन, आपको रोज लगेगा, ठीक है? अदरवाइज फर्म कैन वाइंड अप। ऐसा हुआ भी है, बड़ी बड़ी कंपनी, अमेरिका में भी कुछ कुछ कंपनी है लिक्विडिटी की वजह से वाइंड अप हो गई, पैसे ही नहीं रहे ऑब्लिगेशंस पे करने के लिए। दूसरा जो रेशियो है, टाइप ऑफ रेशियो, उसको हम बोलते हैं लीवरेज रेशियो या लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। मतलब इसमें हम देखते हैं रिस्क। रिस्क क्या है कि क्या फर्म लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर पाएगी या नहीं, इसलिए इसका नाम है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, कि क्या ये फर्म लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर पाएगी या नहीं। इज इट राइट? जैसे एक एग्जांपल आप पढ़ते भी हो, डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो मतलब डेट का इक्विटी के कंपैरिजन में क्या प्रपोर्शन है। अगर मान लो किसी कंपनी में इक्विटी 1 करोड़ है और डेट 30 करोड़ है,
तो रेशियो 30:1 हो गया। अच्छा है या बुरा है? कोई भी रेशियो को देखकर डायरेक्टली तो हम बोल नहीं सकते अच्छा है या बुरा है, बट फिर भी एक जनरल आइडिया रहता है कि 30:1 तो बहुत ज्यादा है। एक इक्विटी और उसके मुकाबले 30 डेट, यानी इसके ऊपर आप सोचो कितना इंटरेस्ट का बर्डन होगा, कितना रीपेमेंट का बर्डन होगा। बेचारा इक्विटी को तो कुछ मिल ही नहीं पाएगा, सारे प्रॉफिट में से जो भी अमाउंट आएगा वो तो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पे करने में चला जाएगा। जो भी कैश जनरेट होगा इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट में ही चला जाएगा। इक्विटी को क्या मिलेगा? कुछ नहीं। और कल को किसी साल प्रॉफिट कम हो गया, किसी भी रीजन से मान लो प्रॉफिट कम हो गया, दुनिया में भी अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ गई है, ठीक है, वॉर हो गया, किसी कंट्री में वॉर हो गया, दुकान बंद। किसी कंट्री में पेंडेमिक आ जाता है, 2-4 महीने दुकान बंद, तो लॉस में चले जाएगी। और अगर लेंडर मान लो सुनते नहीं है आपकी तो बंद हो जाएगा। तो ये पता चलता है कि इसमें रिस्क है कि नहीं। तो यहाँ पर हम कुछ रेशियो सीखेंगे अभी। इसको उन्होंने डिवाइड किया कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो में और कवरेज रेशियो में। कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो एंड कवरेज रेशियो, इसके बारे में चर्चा होगी थोड़ी देर के बाद। तीसरा रेशियो जो है उससे हम फर्म की एफिशिएंसी को चेक करते हैं कि ये फर्म एफिशिएंट है या नहीं। पहले वाले से क्या चेक कर रहे थे कि फर्म के पास इनफ लिक्विडिटी है कि नहीं, रिस्क, और हम देख रहे एफिशिएंट। कोई भी इन्वेस्टर कहां पैसे लगाएगा? एफिशिएंट हो। बैंक किसको लोन देगी? जो एफिशिएंट हो, जो बिजनेस ढंग से चला रहा हो। इज इट राइट? तो उसके लिए उसके हम बोलते हैं एक्टिविटी रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो, परफॉर्मेंस रेशियो, टर्नओवर रेशियो। अब इंस्टीट्यूट के एग्जाम में क्वेश्चन आता है कई बार कि राइट द नेम ऑफ 2 एफिशिएंसी रेशियोज, तो फिर जो बुक में दिया रहेगा वही लिखना है, या राइट द नेम ऑफ 4 एक्टिविटी रेशियो। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जहां पर आपको ये पूछा जाएगा नेम 4 परफॉर्मेंस रेशियोज, फिर आपने लिख दिया लिक्विडिटी रेशियो वाले का एग्जाम्पल वहां पे, तो गलत हो गया ना। पूछ क्या रहा है, तुम लिख क्या रहे हो? कोई भी 4 रेशियो नहीं पूछा है तुमसे, एक्टिविटी रेशियो पूछा है तो एक्टिविटी रेशियो लिखना है, लिक्विडिटी रेशियो पूछा है तो लिक्विडिटी रेशियो लिखना है। तो यहाँ पर जो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल मैं भी आपको बता दूं। एक है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, जो आपको कॉस्टिंग में भी बताया गया कि आप अपने बिजनेस में स्टॉक को कितनी बार रोटेट कर पाते हो साल में। स्टॉक से पता चलेगा कि आप स्टॉक को सेल में कन्वर्ट करने में सक्षम हो या नहीं। स्टॉक तो मैं भी जमा कर लूं यहाँ पे दुनिया भर के, एफिशिएंसी कब है? उसको हम सेल कर सके, ज्यादा बार सेल कर सके। 100 रुपए का स्टॉक है और 1000 रुपए का सेल, मतलब 10 बार मैंने उसको रोटेट किया है। 100 रुपए का सेल और 100 रुपए का इन्वेंट्री है, तो एक ही बार पूरे साल भर में वो रोटेट हो पा रहा है, तो एफिशिएंसी कम है। और चौथा जो टाइप ऑफ रेशियो, उससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी का पता चलता है। तो रेशियोज बेसिकली आपको 4 चीज समझने में मदद करते हैं। फर्स्ट बोलो लिक्विडिटी, सेकंड रिस्क, थर्ड एफिशिएंसी, और चौथा प्रॉफिटेबिलिटी। फाइनली बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट शॉर्ट टर्म है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन लॉन्ग टर्म है। प्रॉफिट करने वाली कंपनी लॉन्ग टर्म में वेल्थ भी क्रिएट कर सकती है। ठीक है, तो यहां पर आपको हम बहुत सारे रेशियोज बताएंगे। कुछ प्रॉफिटेबिलिटी रिलेटेड टू सेल्स है, जैसे जीपी रेशियो, यानी आप सेल तो कर रहे हो लेकिन फायदा भी तो होना चाहिए ना, या नहीं? या जोमेटो की तरफ 1 रुपया का माल बेचो, 2 रुपया कॉस्ट है, कोई मतलब है? या पेटीएम की तरह नुकसान। सेल करते हैं लेकिन प्रॉफिट भी होना चाहिए। कुछ रहता है रिलेटेड टू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जहां आपने पैसा लगाया तो बदले में आपका रिटर्न कितना आ रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी। देन कुछ आर रिक्वायर्ड फॉर एनालिसिस फ्रॉम ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड सम आर रिलेटेड टू मार्केट और वैल्यूएशन। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका
रेशियो कम है या ज़्यादा है। तो अब आपका जो एजेंडा है आज का यही है कि इतने सारे रेशियोज पहले हम पढ़ेंगे। तो आपको रेशियो पढ़ते समय उसका पहले क्या करना है, उसका मीनिंग समझना है कि रेशियो है क्या, फिर उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं और रेशियो को इंटरप्रेट कैसे करते हैं। इज इट राइट? इंटरप्रिटेशन भी आना चाहिए। कैलकुलेशन तो कंप्यूटर भी कर लेगा। कैलकुलेटर में आजकल जो कंप्यूटर्स के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, जैसे टैली फॉर एग्जांपल, उसमें वो करंट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो खुद ही निकाल लेता है वो। तो तुम्हारी जरूरत क्या है फिर? तुम्हारी जरूरत यहां पर आती है एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, एक्शन। इज इट राइट? क्योंकि धीरे धीरे सॉफ्टवेयर सब इतने पावरफुल होते जा रहे हैं कि आगे चल कर खुद ही इंटरप्रेट भी कर लेंगे, खुद ही डिसीजन भी ले लेंगे। हम क्या करेंगे? हम बस उसको स्विच ऑन करेंगे सिर्फ। तो ये है हमारा आज का एजेंडा। लिक्विडिटी रेशियो से शुरुआत की जाएगी। लिक्विडिटी रेशियोज आर ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। इसका पर्पस क्या है, ये आपको लाइन अंडरलाइन करनी चाहिए कि इस रेशियो का पर्पस है टू चेक द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू पे इट्स शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। पे इट्स शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज यानी आपके पास इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज पे कर सको। अभी मैंने क्लास में आपसे पूछा कि आपके पास कितने रुपए हैं, किसी ने 200 कहा, किसी ने 400 कहा, कितने 700 कहा, राइट? आप लोग जीरो लेकर क्यों नहीं चलते हो? एक दिन जीरो लेकर निकलो, फिर क्या होगा? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नहीं क्या होगा? हाँ, तो सोचो आपको कितनी बुरी स्थिति में आप पड़ जाओगे। फिर रास्ते में किसी आदमी को रोक के बोलोगे भाई साहब 10 रुपया दे दोगे क्या, प्लीज, मैं आपको बाद में चुका दूंगा। वो बोलेगा हटो यहाँ से, आजकल किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। इसी टाइप तुम बोलोगे सर बहुत भूख लग रही है, प्लीज हेल्प करो, वो बोलेगा मैं ही मिला हूँ क्या तुम्हें? ठीक है? तो कितनी बुरी लिक्विडिटी स्थिति में पहुंच जाओगे तुम, खुद अपने आप को रख के देखो। एक बार 0 रुपए लेकर 2 दिन घूम के देखो मार्केट में, चाय बनाने वाला चाय बना रहा, बस तुम देखते रह जाओगे, उसको ले नहीं पाओगे। बिजनेस में तो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन भी है, आपको पे करना है। ठीक है? क्रेडिटर को आपने प्रॉमिस किया कि हम इतने दिन के बाद पे करेंगे, नहीं पे कर पाएंगे, गुडविल अफेक्ट होगी, फ्यूचर में क्रेडिट नहीं मिलेगा। बैंक से आपने ओवरड्राफ्ट ले रखा है तो आपको पे करना है, लोन ले रखा है तो उसकी इंस्टॉलमेंट है, पे करना है। नहीं पे करेंगे तो क्या होगा? पहले तो बैंक आपको डिफॉल्टर डिक्लेयर करेगी, 90 दिन तक अगर आपने नहीं पे किया तो एनपीए डिक्लेयर कर देगी, नॉन परफॉर्मिंग है। उसके बाद भी नहीं पे किया तो बैंक आपके एसेट्स को बेच देगी। फ्यूचर में आपके लिए लोन लेना मुश्किल हो जाएगा। एक बार डिफॉल्टर डिक्लेयर हो गए, एनपीए डिक्लेयर हो गए, तो बाद में कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देती है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। मेरे कुछ क्लोज फ्रेंड्स है जो इस चक्कर में बुरी तरह फंस गए। लोन देने के लिए कोई बैंक ही तैयार नहीं, क्योंकि एक बार डिफॉल्ट हो गया, इसी वो आपकी हिस्ट्री में चला आता है, क्रेडिट हिस्ट्री में। इज इट राइट? जो गवर्नमेंट बोलती है ना, आधार कार्ड पैन कार्ड को लिंक करो, एक बार लिंक कर दिया तो फिर तुम जिंदगी भर के लिए वहां पे फंस जाओगे, दिखता रहेगा। नहीं पे करेंगे, आपकी क्रेडिट रेटिंग खराब हो जाएगी। क्रेडिट रेटिंग मतलब आपकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। फ्यूचर में लोन नहीं मिलेगा, उधार नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो हाई रेट पे मिलेगा। मिलेगा तो फिर बहुत हाई रेट पे मिलेगा, क्योंकि लोग बोलते हैं अरे ये तो भरोसेमंद नहीं है, इसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। ठीक है? और कंटिन्यूसली डिफॉल्ट करेंगे तो क्या होगा? बैंकरप्सी, बंद भी हो सकती है। बड़ी बड़ी कंपनी बंद हो गई है लिक्विडिटी के चक्कर में, पैसे ही नहीं है, क्या करेंगे? जेट एयरवेज वालों ने अपने एम्प्लॉय को बोला माफ करना, सैलरी देने के पैसे ही नहीं है। गवर्नमेंट को बोला माफ करना, टैक्स भरने के लिए पैसे ही नहीं है। बैंक को बोला लोन पेमेंट करने के लिए पैसे ही नहीं है, बंद हो गई। इज इट राइट? कितनी बड़ी कंपनी थी, लिस्टेड कंपनी थी, राइट? इवेंचुअली सच कमर्शियल बैंक्रप्सी में लीड टू सिकनेस एंड
डिसोल्यूशन, मतलब एकदम ये बुरी बुरी बातें लिख रहा है। शॉर्ट टर्म लेंडर्स एंड क्रेडिटर्स आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू नो इट्स स्टेट ऑफ लिक्विडिटी बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल स्टेक। अब इसका मतलब समझो, इंस्टीट्यूट एग्जाम में आपको पूछती है क्वेश्चन यहाँ पे, विच पार्टीज आर इंटरेस्टेड इन लिक्विडिटी रेशियो, विच पार्टीज आर इंटरेस्टेड इन, तो आपको लिखना है शॉर्ट टर्म लेंडर्स, क्रेडिटर्स, यानी आपको स्टेटमेंट में से क्वेश्चन ढूंढना कि यहां से क्या हम पूछते हैं। इंस्टीट्यूट एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, नेम द पार्टीज हु आर इंटरेस्टेड इन द फॉलोइंग रेशियोज, नेम द पार्टीज हु आर इंटरेस्टेड इन द फॉलोइंग रेशियो, उसमें एक रहेगा लिक्विडिटी रेशियो। तो ऑफ कोर्स कोई भी आंसर में आप ओनर तो लिख ही सकते हो, मैनेजमेंट लिख ही सकते हो, लेकिन उसके अलावा मैनेजमेंट और ओनर के अलावा और किसको इंटरेस्ट रहेगा? शॉर्ट टर्म लेंडर, बैंकर्स, क्रेडिटर, वो जानना चाहते हैं कंपनी हमारा अमाउंट पे कर पाएगी या नहीं। हाँ जी, लॉन्ग टर्म लेंडर तो ठीक है, अगर मान लो किसी को हमने जीरो कूपन बॉन्ड इशू किया है, जीरो कूपन बॉन्ड इशू करते हैं आज, पे करते हैं 10 साल के बाद, तो ये सोचेगा फिलहाल टेम्पररी मैं क्यों अपना दिमाग लगाऊं ना। तो लॉन्ग टर्म लेंडर जिसका इंस्टॉलमेंट अगर है मान लो, वो भी इसमें इंटरेस्ट लेगा, इज इट राइट? लेकिन जिसको फिलहाल कोई मतलब नहीं है, मे बी ही इज नॉट दैट इंटरेस्टेड, तो वो भी रहेगा। जो भी आपको उधार देगा वो बेचारा, उसका बीपी हमेशा हाई रहेगा ही, ठीक है। इसलिए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों ही इंटरेस्टेड है। एक्चुअली आपको एग्जाम में क्या करना, सिर्फ लेंडर लिख देना है यहाँ पे। जो आपका क्वेरी है वो एक्चुअली सही है, ऑल लेंडर्स आर इंटरेस्टेड इन दिस लिक्विडिटी रेशियो, इसलिए वो कंपनी की बैलेंस शीट को एनालाइज करते रहते हैं लगातार, वेट करते हैं कब का कंपनी का क्वार्टरली रिपोर्ट रिजल्ट आएगा, कब एनुअल रिपोर्ट आएगा। सुबह सुबह ही जैसे ही आता है पहले एक कॉपी लेके देखते रहे क्या रेशियो है इसका इस बार, ठीक है। रेशियो खराब हुआ तो मैनेजमेंट को कॉल जाती है, अरे क्या हो गया ये, मैनेजमेंट को जवाब देना है। सो लैक ऑफ लिक्विडिटी एंड एक्सेस लिक्विडिटी दोनों बैड है। लैक ऑफ लिक्विडिटी तो आपने पढ़ लिया ऊपर क्या क्या हो सकता है, एक्सेस लिक्विडिटी ये भी बैड है। सपोज आपके वॉलेट में 2 लाख रुपए कैश है, एग्जाम्पल, ठीक है, 2-2 हजार के 100 नोट पड़े हुए हैं, 50 इधर 50 इधर, अच्छी बात है या बुरी? ये भी बुरी बात है। 2 लाख रुपए का आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जेब में लेके घूमोगे 2 लाख तो कुछ नहीं होने वाला। वही आपने बैंक में, गवर्नमेंट बॉन्ड में, म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में कहीं लगाया होता, किसी को उधार दिया होता, अपने दोस्त को दे देते जो 200 रुपए लेके घूमते हैं, तो तुम्हें इंटरेस्ट मिलता, इज इट राइट? तो ये भी एक बैलेंस करके चलने वाली बात है कि लिक्विडिटी एक्सेस भी नहीं होनी चाहिए, पुअर तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे तो कंपनी बंद हो सकती है। हायर हुआ तो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, फिर आपका रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। तो लिक्विडिटी रेशियो में हमारे पास क्या क्या है? लिक्विडिटी रेशियो में हमारे पास है करंट रेशियो, क्विक रेशियो, कैश रेशियो और एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो, बेसिक डिफेंस इंटरवल एंड नेट वर्किंग कैपिटल। तो अब हम पहले किसको पढ़ने वाले हैं? करंट रेशियो। अब देखो एक बार याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, नेम 5 लिक्विडिटी रेशियो, क्या आएगा क्वेश्चन? तो किसको लिखना है आपको? ये जो 5 आपके बुक में लिखे हैं ना, ABCDE, ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। नेम 5 लिक्विडिटी रेशियो में आपको लिखना है करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, लिक्विड रेशियो क्विक रेशियो एक ही है, कैश रेशियो और एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो एक ही है, बेसिक डिफेंस इंटरवल और इंटरवल मेजर रेशियो, नेट वर्किंग कैपिटल, ये आपको लिखना है। अभी से मैं बता रहा हूं एग्जाम में क्वेश्चन रिवर्स आते हैं। तो करंट रेशियो का मतलब क्या है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। शेड्यूल 3 में आपने बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखा है ना, उसमें उन्होंने जानबूझकर एसेट साइड में 2 पार्ट किए हैं, नॉन करंट एसेट एंड
करंट एसेट, और लायबिलिटी साइड में नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। क्यों किया है, क्या जरूरत है, सबको मिक्स कर देते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर को करंट रेशियो निकालना है, बैंक को करंट रेशियो निकालना है, लेंडर को करंट रेशियो निकालना है। तो शेड्यूल 3 में फॉर्मेट भी इसीलिए उन्होंने इस ढंग से डिजाइन किया है कि जो भी स्टेक होल्डर जिनको कंपनी की लिक्विडिटी में इंटरेस्ट है उसका काम इजी हो जाएगा। अब उसको सिर्फ क्या करना है, बैलेंस शीट में करंट एसेट का टोटल दिया रहता है, करंट लायबिलिटी का टोटल दिया रहता है, रेशियो निकाल लेगा। अगर आपने उसको अलग से बाइफरकेट करके नहीं दिया होता, करंट एसेट और करंट नॉन करंट एसेट सबको ऐसे मिक्स कर देते हैं, तो बेचारा उस आउटसाइडर को कैसे पता चलेगा कि इन 100 आइटम में से कौन करंट है और कौन नॉन करंट है, पता चलेगा क्या? उसने सिर्फ लिख दिया इन्वेस्टमेंट, अब हमें क्या पता करंट है कि नॉन करंट है। उसने लिख दिया एडवांस, करंट है या नॉन करंट है, नहीं पता। एडवांस 1 साल के लिए भी हो सकता है, 5 साल के लिए भी हो सकता है। इसलिए शेड्यूल 3 बनाते समय भी हमें इसका ध्यान में रखा जाता है। अब तो शेड्यूल 3 में रिक्वायरमेंट भी आ गई है कि आपको ये रेशियोज भी डिस्क्लोज करने होंगे, यस और नो। शेड्यूल 3 की अभी एक रिक्वायरमेंट आ गई है, कुछ रेशियो उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं जो कंपनी को ऑफिशियली उनके एनुअल रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इज इट राइट? करंट रेशियो इज बेस्ट नोन मेजर ऑफ शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। ये तो आप जरूरी लिखना, और कई बार हमारे कैलकुलेशंस में भी आता है। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी मेजर करने के लिए कौन सा रेशियो देखते हैं? सबसे पहले करंट रेशियो। करंट रेशियो मतलब आपका करंट एसेट वर्सेस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट करंट लायबिलिटी के मुकाबले कितना टाइम्स है कि नहीं? जैसे ये अगर 2 लाख है, ये 1 लाख है, 2 टाइम्स। यहाँ पर हम परसेंटेज नहीं लिखते हैं, यहाँ पर हम टाइम्स में लिखते हैं। 2 टाइम्स, 2 टाइम्स मतलब अगर आपकी 1 रुपए की करंट लायबिलिटी है तो 2 रुपए का आपके पास करंट एसेट है। तो इसका मतलब अगर मुझे ये लायबिलिटी पे करनी पड़ जाए विद इन शॉर्ट पीरियड, तो आई कैन पे इट आउट ऑफ माई करंट एसेट। इफ आई हैव टू पे माई शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, आई कैन पे इट आउट ऑफ माई करंट एसेट। तो दिमाग में ज्यादा टेंशन नहीं है। इज इट राइट? The most common measure of short-term liquidity. The main question this ratio addresses is, does your business have enough current asset to meet the payment for schedule of its current debt with a margin of safety for possible losses in the current asset? जनरली ज्यादा होना चाहिए, एक से ज्यादा होगा तो अच्छा है ना। तो आप बोलेंगे सर 1 से ज्यादा क्यों होना चाहिए, 1:1 ही होता तो अच्छा रहता। अब कुछ करंट एसेट हो सकता है रियलाइज ना हो, डेटर्स हैं, मान लो बुक्स में डेटर्स 50,000 रुपए है, लेकिन हो सकता है 50,000 में से 2,000 बैड डेट हो जाए। 2,000 बोले अभी देंगे नहीं, बाद में देंगे। ये आपके पास अगर स्टॉक है 50,000 का, तो जरूरी थोड़ी कि पूरा 50,000 ही रियलाइज हो, कम भी रियलाइज हो सकता है। तो थोड़ा हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना है। आपके पास अभी एक स्टूडेंट ने कहा मेरे पास 700 रुपीज है वॉलेट में। सिंपल सा मेरा सवाल है, क्या आप 700 रुपया आज पूरा खर्च करने वाले हैं? 100 रुपया खर्च करेंगे, 200 रुपया खर्च करेंगे, तो 700 क्यों लेके घूम रहे हो यार? तुमको लगता नहीं तुम अपने पिताजी का इतना इंटरेस्ट का नुकसान करवा रहे हो? क्या सोच रहे होंगे वो कि मेरा बेटा पैसा बर्बाद कर रहा है? नालायक, इतना इंटरेस्ट का नुकसान कराया तुमने। नहीं सोच रहे ऐसा, ठीक है, डोंट वरी। थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। कभी तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई तो ऑटो या टैक्सी लेनी पड़ेगी, तो ज्यादा पैसा लगेगा। गाड़ी ठीक करवाने के लिए पैसा लग सकता है, ठीक है। कोई पुराना दोस्त मिल गया तो मूवी देखने जा सकते हैं। कभी पुलिस पकड़ लिया नो एंट्री में तो उसके लिए ऐसा लगे थोड़ा सा। इसलिए हम करंट एसेट को भी हम थोड़ा ज्यादा रखते हैं ताकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहे। कभी फिक्स्ड, कभी इन्वेंट्री हो सकता पूरा रियलाइज ना हो, डेटर्स पूरा रियलाइज ना हो, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो जाए, है कि नहीं। प्रीपेड एक्सपेंस में आपको बदले में कैश नहीं मिलता, सर्विस मिलती है। आपने इंश्योरेंस प्रीमियम भर दिया प्रीपेड,
आएगा करंट एसेट में, लेकिन उसको आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर पाते हो। इंश्योरेंस कंपनी को बोले एक काम करो, 4 महीने का प्रीमियम हो गया, बाकी 8 महीने का वापस कर दो, नहीं चाहिए। ऐसा होता है क्या? जहां तक मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं होता है। तो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन हम मीट कर सके, इसलिए हम करंट रेशियो कैलकुलेट करते हैं। उसका फॉर्मूला करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब आपको एक चीज और बता दूं, आपको रेशियो तो याद रखना ही है, रिवर्स वर्किंग भी आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछे कि करंट एसेट इज इक्वल टू व्हाट, तो आप बोलेंगे करंट रेशियो इनटू, आसपास लिख लो, क्योंकि हमारी इंस्टीट्यूट जो है ना, सीधा सीधा कुछ नहीं पूछने वाली आपसे। करंट लायबिलिटी देगी, करंट रेशियो देगी, और बोलेगी करंट एसेट फाइंड आउट करो। ठीक है? और अगर करंट लायबिलिटी निकालना हो तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, करंट एसेट्स डिवाइड बाई, हाँ, अब मैं 1-2 लिखूंगा, हर बार नहीं लिखूंगा। आपके घर पे जाकर आपको आज क्या करना है होमवर्क में, उस रेशियो में जितने भी वेरिएबल है, अगर ये दिया है और ये दिया है तो इसको कैसे निकालना है। 3 है तो मतलब 3 फॉर्मूले बनेंगे उसमें से। ठीक है? 3 वेरिएबल है तो 3 फॉर्मूले बनेंगे उससे। तो आपको ऐसा लिख कर रखना है। ठीक है? कल जो सबसे ज्यादा लिख कर लाएगा इनाम पाएगा, आपको मिलेगा 1 वे जुपिटर का टिकट। सीधे 1 वे मिलेगा, जुपिटर प्लैनेट में पहुंच गए, वहीं रहना है, फिर रिटर्न टिकट। मैं क्यों आऊंगा पढ़ाने? आपको ही रहना वहां पे एग्जाम देने का भी टेंशन नहीं, माँ बाप का भी टेंशन नहीं। ठीक है? कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, बस रेड रेड लावा के बीच में घूमते रहना ना। करंट एसेट में क्या क्या लेना है आपको? अगर एग्जाम में बैलेंस शीट दी जाएगी तो बैलेंस शीट से आपको इन्वेंट्री लेना है, इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड सब ले लेना है। ठीक है? डेटर्स भी लेना है, बिल्स रिसीवेबल भी लेना है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक भी लेना है, बिल्स रिसीवेबल भी लेना है, एक्रूअल यानी अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम, अक्रूड लाइबिलिटी नहीं, वो आएगा करंट लाइबिलिटी में। जैसे मान लो इंटरेस्ट अक्रूड है जो लेना है, लेने वाला इधर आएगा, देने वाला करंट लाइबिलिटी में। प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस हो गया, शॉर्ट टर्म, अगर लॉन्ग टर्म दिया तो यहां नहीं लेंगे। उसी प्रकार शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लेंगे, डिस्पोजेबल इन्वेस्टमेंट यानी शॉर्ट टर्म, एंड एनी अदर करंट एसेट। ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्रीपेड एक्सपेंस होगा, उसको भी हम लिखते हैं। और करंट लायबिलिटीज में क्या लेना है? करंट लायबिलिटीज में आपको क्रेडिटर फॉर गुड्स, क्रेडिटर फॉर सर्विसेज, शॉर्ट टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम बैंक। यहां पर आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ गया, आउटस्टैंडिंग इनकम रहा तो इधर आएगा। ठीक है? प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, अनक्लेम डिविडेंड, और एनी अदर करंट लायबिलिटीज। जैसे एग्जांपल बिल्स पेएबल, कुछ क्वेश्चन में बिल्स पेएबल भी है तो बिल्स पेएबल भी इधर आएगा, बिल्स रिसीवेबल इधर आएगा करंट एसेट में। ठीक है? ये आपको ऑलरेडी पता ही है। करंट एसेट का मतलब है प्री रिसीव्ड क्या, इनकम, प्री रिसीव्ड इनकम यहां पे आएगा ना, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज योर करंट लायबिलिटी। हाँ जी, मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कभी भी बेच सकते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, शॉर्ट टर्म बैंक FD, 1 साल तक की मैच्योरिटी वाली बैंक FD। इज इट राइट?
तो डिस्पोजेबल इनकम जिसको आप शॉर्ट टर्म में बेच सकते हो, कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट को हम बेच नहीं सकते हैं। जैसे अगर आपने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बॉन्ड खरीद लिया, सुना है क्या? कब सुन लिया तुम लोगों ने इतनी कम उम्र में? अच्छा, इनकम टैक्स में है ना वो सेक्शन 54 या कुछ, तो उसमें कैपिटल गेन आया तो उधर पैसा लगा दो, 5 साल के बाद ही वो मैच्योर होने वाला है। वैसे बॉन्ड को करंट एसेट में नहीं लेना है, ठीक है? आरबीआई बॉन्ड्स होते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो सब 5-5, 6-6 साल के लिए लॉक हो जाते हैं। म्यूचुअल फंड में भी ईएलएसएस होता है, वो 3 साल के लिए लॉक हो जाता है। सुना है क्या? 80C में, सेक्शन 80C में ना, म्यूचुअल फंड इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो 1.5 लाख रुपए तक साल में आप इन्वेस्ट करोगे। लेकिन उसमें एक दिक्कत है, एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो 3 साल तक पैसा ब्लॉक। वो करंट है कि फिर नहीं है करंट, फिर उसका कुछ नहीं कर सकते, बस उसको रोज देखकर ऐसे नमस्कार करना है 3 साल तक, और उसके बाद ही वो आपको वापस मिलेगा। बस खुश रहो कि मेरे पास पैसा है, यानी उसमें लिक्विडिटी खत्म हो जाती है। तब बैलेंस शीट में वो करंट एसेट में चला जाएगा, क्योंकि अब आप उसको लिक्विडेट कर सकते हो, ठीक है? तो ये रेशियो कितना होना चाहिए जनरली? जनरली सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इन जनरल 2:1 अच्छा है। एक लाइबिलिटी है, उसके अगेंस्ट में 2 करंट एसेट है, तो मैं खुश हूं कि चलो मैं पे कर सकता हूं अपनी लाइबिलिटीज को। लेकिन कई बार ये नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है। इज इट राइट? कुछ बिजनेसेस में ये रेशियो ज़्यादा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टील कंपनीज जो होती है, स्टील कंपनीज, टाटा स्टील, जिंदाल स्टील, ओके, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि इनके पास ना इनको बहुत सारा रॉ मटेरियल रखना पड़ता है स्टॉक में। रॉ मटेरियल मिलता नहीं है। इनका रॉ मटेरियल क्या है? आयरन ओर। अब आयरन ओर ऐसी कोई चीज नहीं कि आप इधर रोड पे गए खरीद के ले आए। कोई दुकान देखिए जहाँ पे आयरन ओर मिलता है? अमेजन पे मिलता होगा, फ्लिपकार्ट पे मिलता है क्या? मीशो पे भी नहीं मिलता। या ब्लिंकिट में ऑर्डर दे देना, 10 मिनट में आयरन ओर आ जाएगा? नहीं। ये सब आपको रखना पड़ता भाई, मिलता नहीं है। आयरन ओर जो है माइनिंग करके आती है, उसके बाद इन, अरे कहाँ चला गया? तो गायब हो गया, खराब हो गया कंप्यूटर, छुट्टी दे देते हैं आज। हाँ जी, आ गया, डोंट वरी। रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स बहुत इनका हेवी होता है, इसलिए इनका करंट एसेट बहुत हाई होता है। तो इनके केस में अगर ये रेशियो 3:1 भी है ना, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इज इट राइट? तो आपको देखना है कि आप किस प्रकार की कंपनी है। कुछ कंपनी में रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि ये सब इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं मार्केट में, इसलिए आपको रखना पड़ता है। हम इतना बुक्स नहीं रखते हैं। पहले दिन देखेंगे 100 एडमिशन है, 50 एडमिशन, उतनी प्रिंट करके किया, खत्म, नो इन्वेंट्री। इज इट राइट? लेकिन जो कंपनी पावर जनरेट करती है, जैसे फॉर एग्जांपल टाटा पावर, अदानी पावर, रिलायंस पावर, इनको ना कोल रखना पड़ता है 6-6, 8-8 महीने का पहले से ही अपने स्टॉक में, क्योंकि ये सब जो भी इनके प्लांट है वो कोल पे डिपेंडेंट है। थर्मल प्लांट है, न्यूक्लियर प्लांट नहीं है, थर्मल है। तो थर्मल प्लांट में कोल नहीं मिला तो बंद, और कोल आसानी से मिलता नहीं है। कोल की सख्त कमी है देश में, इंपोर्ट करना पड़ रहा है, और जो कंट्री एक्सपोर्ट करते हैं उन्होंने बैन लगा रखा है कि उनके यहाँ पे भी कम हो रहा है। तो इनका करंट रेशियो बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी 6:1 भी हो जाता है। ठीक है, बिजनेस ही ऐसा है।
लेकिन कुछ कंपनी का करंट रेशियो 1.1 भी है, कुछ कुछ तो महारथी 0.9 पे भी खेलते हैं। महारथी मतलब नहीं पता? तो बाहुबली, दैट इज महारथी ना, जो लोग बहुत ही होशियार होते हैं। इतना कम भी हो सकता है क्या? हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, एक सेकेंड ना, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का नाम सुना है आपने? क्या बनाती बेचती है? साबुन, तेल, कॉस्मेटिक, लक्स, ब्यूटी क्रीम, शैम्पू, ओके, आटा, आइसक्रीम, यस और नो? अब ऐसी कंपनी क्या करती है, ये जो HUL जैसी कंपनी है, वो ज्यादा स्टॉक नहीं रखती है, रखती है लेकिन ज्यादा नहीं। पूछो क्यों? बताओ क्यों? हाँ, नहीं, वो आउटसोर्स करती है। वो क्या करती है? आउटसोर्स। सर आउटसोर्स का मतलब वो तो मैंने आपको बता दिया पहले एक दिन। आउटसोर्स मतलब आप किसी और से बनवा के लेते हैं। तो ये जो आप लोग टूथपेस्ट यूज करते हैं पेप्सोडेंट, HUL का, उसको आपको क्या लगता है HUL बनाती है? नहीं, वो किसी और से बनवाती है। उसका पैकेजिंग एंड मार्केटिंग वो करती है। पैकेजिंग भी वो करके देते हैं, बस उसका काम सिर्फ उसको मार्केटिंग करना है, प्रमोट करना है। तो इन्वेंट्री में आपका पैसा लगा ही नहीं, ठीक है? तो बहुत सारे प्रोडक्ट जो उनके आप यूज करते हैं, आपको लगता है HUL बना रही है, नहीं बना रही है। जो तुम क्रीम यूज करते हो ना रोज, नहीं, फेयर एंड हैंडसम यूज नहीं करते, वो नहीं बनाती है। वो सिर्फ मार्केटिंग करती है, उनसे खरीद के बेचना का काम है। तो इन्वेंट्री कम हो गया। दूसरी बात, उनकी बुक में डेटर्स कम है। क्यों कम है बताओ? वो डेटर्स को उधार ही नहीं देते हैं। तुमको अगर HUL का तुम डिस्ट्रीब्यूटर हो या डीलर हो, तो पहले आप एडवांस पेमेंट करोगे और उसके बाद आपको गुड्स डिस्पैच किया जाएगा। तो जब बुक्स में डेटर्स नहीं है तो आपका करंट एसेट तो बहुत कम हो गया। लेकिन उनकी क्रेडिटर जो उसको 4 महीने बाद पेमेंट करते हैं, वो डेटर कम क्रेडिटर ज्यादा होगा तो करंट रेशियो क्या होगा बोलो? कम होगा ना। करंट एसेट कम है, करंट लायबिलिटी ज्यादा है, तो रेशियो कम है। वो अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि वो इतनी बड़ी कंपनी है। इज इट राइट? इसलिए रेशियो कम ज्यादा हो सकता है। आप कौन है? आप हैं स्टूडेंट। आपको एग्जाम में ज्यादा खुद का बुद्धि नहीं चलानी है। 2:1 के आसपास देखना है, ठीक है? 2:1 से बहुत कम है तो लिखना करंट रेशियो इज पुअर, बैड। और बहुत ज्यादा हुआ तो क्या लिखना है? करंट रेशियो इज वेरी हाई, लिक्विडिटी इज वेरी गुड, बट प्रॉफिटेबिलिटी विल बी ऑन अ लोअर साइड। लेकिन अगर इंडस्ट्री का कंपैरिजन दिया हुआ है आपको, हाँ बैठो, अगर इंडस्ट्री का कंपैरिजन दिया हुआ है आपको, कुछ कुछ क्वेश्चन हम करने वाले हैं अभी, तो पीछे बैठो। क्वेश्चन में आपको लिखा है कि इंडस्ट्री का करंट रेशियो इतना है, सपोज 3 दिया हुआ है, जो इंडस्ट्री को ये फर्म बिलोंग करती है, और फर्म का फिर दिया हुआ है मान लो 2। तो अब आपको ये 2 के साथ कंपेयर नहीं करनी है, आपको इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करनी है। इज इट राइट? फिर आपको बोलना है कि कंपनी का करंट रेशियो कम है कंपेयर टू अदर फर्म्स इन द इंडस्ट्री। तो बिकॉज इंडस्ट्री वाइज भी रेशियो वेरी करता है। बैंकिंग कंपनी का रेशियो अलग होता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का रेशियो अलग होता है। मैन्युफैक्चरिंग में भी स्टील मैन्युफैक्चरिंग, पावर जनरेशन का रेशियो अलग होगा और बाकी प्रोडक्ट का रेशियो अलग होता है। तो कभी भी ऐसा रट के नहीं जाना है। रियल लाइफ में भी आप जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे अभी आर्टिकलशिप में, और आपको रेशियो पूछेंगे, करंट रेशियो कितना होना चाहिए? 2:1। क्या हमेशा 2:1 होना चाहिए? नहीं, फिर वो वेरी कर सकता है, वो फिर वो वेरी कर सकता है, ठीक है? तो ये सब चीजें जो है ना, आपको
समझना पड़ेगा आपके अंदर, वो चीज अंदर से वो चीज सीखनी पड़ेगी कि 2:1 कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, 2:1 कोई ब्रह्मा का रूल नहीं है, शिवलिंग का रूल नहीं है, ठीक है, सॉरी, बिजनेस के एंगल से देखना है। करंट रेशियो का छोटा भाई कौन? क्विक रेशियो। ये बोलता है कि करंट रेशियो में तो आपने करंट एसेट लिया, करंट एसेट में कुछ आइटम ऐसे हो सकते हैं जिनको रियलाइज करने में टाइम लगेगा, जिसको रियलाइज करने में टाइम लग सकता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री, क्रेडिटर को आप बोलोगे भाई साहब रुक जाओ, पहले इन्वेंट्री बेचेंगे उसके बाद पैसे देंगे, इन्वेंट्री बेचोगे तो पहले वो डेटर्स में कन्वर्ट होगा, फिर पैसे आएंगे, तब तक टाइम लग जाएगा। तो ये रेशियो बोलता है कि आप करंट एसेट में से इन्वेंट्री को हटा दो, क्योंकि इन्वेंट्री को रियलाइज करने में टाइम लग जाएगा। पहले देखो कौन कौन सा करंट एसेट क्विकली रियलाइज हो सकता है, इसलिए नाम भी उन्होंने क्या रखा है? क्विक रेशियो। कौन क्विकली रियलाइज हो सकता है। और इसका एक और नाम है एसिड टेस्ट रेशियो, इसका एक और नाम है, लिखो, लिक्विड रेशियो। ये आपकी बुक में लिखा नहीं है, इंस्टीट्यूट ने लिखना चाहिए था। इस रेशियो के 3 नाम हैं, तीनों में से कुछ भी पूछेंगे आपका आंसर एक ही है, क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट मेजर ऑफ लिक्विडिटी। इसमें हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि इमीडिएटली अगर ये सपोज एक गेट है, ठीक है, और वो क्रेडिटर घुस गए, मान लो मेरे सर पर आके सवार हो गए, मेरे पैसे निकालो, तो मैं कौन एसेट को पहले रियलाइज कर पाऊंगा? कैश इन हैंड तो है ही मेरे पास, डेटर को बोलूंगा भाई तुम भी, मैं भी उसके जाके यहाँ चढ़ जाऊंगा उसके ऊपर, ठीक है, लेकिन इन्वेंट्री को बेचने में टाइम लगेगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं बेटर मेजर ऑफ लिक्विडिटी। इसका फॉर्मूला क्या है? क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। तो इंस्टीट्यूट ने अभी आपके करंट सिलेबस में क्विक रेशियो का फॉर्मूला चेंज किया। ओल्ड कोर्स में इसका फॉर्मूला क्विक एसेट अपॉन क्विक लायबिलिटी था, अब उन्होंने क्विक रेशियो का फॉर्मूला कर दिया क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। यानी करंट रेशियो में और क्विक रेशियो में डिनोमिनेटर सेम रहेगा, करंट लायबिलिटी, न्यूमरेटर चेंज होगा, वहां पे हमने करंट एसेट लिखा था, यहाँ पे क्विक एसेट। तो तुम जरूर पूछोगे कि क्विक एसेट और करंट एसेट में क्या डिफरेंस है? उसमें डिफरेंस है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस इज इक्वल टू क्विक एसेट। सर इनको क्यों माइनस किया? एक तो इन्वेंट्री को इट टेक्स टाइम टू रियलाइज इन्वेंट्री। अच्छे बच्चे क्या करते हैं, साथ साथ लिखते रहते हैं कि सर ने क्या लॉजिक बताया था। प्रीपेड एक्सपेंस कैनॉट बी, सॉरी कैनॉट, प्रीपेड एक्सपेंस कैनॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश, you get services, yes or no? अगर आपने इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस में भर दिया, करंट एसेट में तो आप दिखाओगे क्योंकि वो विद इन 12 मंथ्स वो सर्विस मिल जाती है, एक साल का प्रीमियम भरते हैं हम लोग, लेकिन कैश नहीं मिलने वाला। इंश्योरेंस कंपनी को आप नहीं बोलेंगे 3.5 महीने हो गए बाकी 8.5 महीने का पैसा वापस कर दो, इज इट राइट? वो बोलेंगे किसी और के नाम पे हम पॉलिसी ट्रांसफर कर देंगे, तुम उससे भले ले लेना, मैं वापस नहीं करने वाला। रेंट आपने एडवांस में दे दिया तो लैंडलॉर्ड बोलेगा तुम और 3 महीना रेंट यूज करो जगह को, पैसे नहीं मिलेंगे, तो पैसे मिलेंगे नहीं तो मैं करंट लायबिलिटी पे कैसे करूंगा? क्योंकि हम यहाँ क्या देखना चाहते हैं कि करंट लायबिलिटी को पे कर सकते हैं या नहीं, इज इट राइट? इसलिए उन्होंने बोला प्रीपेड एक्सपेंस को भी हटा दो। इनफैक्ट प्रैक्टिकली कुछ कंपनी को लगता है अगर डेटर्स भी रियलाइज नहीं हो सकते हैं तो डेटर्स को भी हटा दो, लेकिन आप कौन है?
हाँ, तो अपनी बुद्धि बंद रखनी है। एग्जाम में पता चला डेटर्स भी हटा दिया और नीचे एक नोट लिख दिया, इट इज अज्यूम्ड दैट डेटर्स कैन नॉट बी रियलाइज्ड। वैसे तो आपने सही लिखा है अजम्पशन के हिसाब से, एग्जामिनर एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। और करंट लायबिलिटी में क्या लिखना है, इंस्टीट्यूट ने लिखा है, हम भी वही फॉलो करेंगे, सेम एज करंट लायबिलिटी डिस्कस्ड इन करंट रेशियो, ठीक है। आपके जो पहले कोर्स था ना आईपीसीसी, उस समय उनका फॉर्मूला था करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस कैश क्रेडिट इज इक्वल टू क्विक लायबिलिटीज। और यह पहले ये फॉर्मूले में यहाँ पर क्विक लायबिलिटी यूज करते थे, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं करंट लायबिलिटी यूज करूँगा, क्योंकि आपके इंस्टीट्यूट के फॉर्मूले में वही है। इज इट राइट? तो अगर क्विक लायबिलिटी वर्ड यूज किया तो फिर आप ये दोनों माइनस करना, तो आसपास कहीं लिख के रखो, क्विक लायबिलिटी इक्वल टू करंट लायबिलिटीज, लिख के रखने में कोई हर्ज नहीं। एग्जाम में क्या है, कई बार पुराने क्वेश्चन को उठा के वो दे देते हैं, ठीक है, बच्चा शहीद, हाँ क्या हो जाता है, रिस्क बढ़ जाता है। तो अगर मान लो गलती से एग्जाम में आ ही गया कि कैलकुलेट क्विक लायबिलिटीज, तो आप ये नहीं लिख सकते कि सिलेबस के बाहर है, लिख देना दिस क्वेश्चन इज आउट ऑफ सिलेबस, शुड भी लिखेगी, बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं। तो कैलकुलेट कर ला करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस, क्योंकि इनको हम बाद में पे कर सकते हैं, बैंक को बाद में पे कर सकते हैं, पहले क्रेडिटर को पे करना है, आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय सैलरी पे करनी है, क्योंकि ये लोग हमारे ऊपर चढ़ाई कर देते हैं। बैंक को हम बोल सकते हैं कि ठीक है पे करेंगे बाद में, लेकिन ठीक है। द क्विक रेशियो इज मच मोर कंजर्वेटिव मेजर ऑफ शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी देन करंट रेशियो, इट्स मोर कंजर्वेटिव, क्योंकि इसमें हमने इन्वेंट्री को और प्रीपेड एक्सपेंस को कंसीडर नहीं किया है। एंड व्हाट इज द benefit of learning this quick ratio? It will help us to answer this question if all sales revenue should appear। मान लो कुछ नया आपके पास कैश जनरेट नहीं हो रहा है अभी, ऐसा हो सकता है, आप लोगों ने ऑब्जर्व भी किया है, लॉकडाउन में सेल्स बंद हो गया था, 3-4 महीने तक कोई कैश आया ही नहीं बिजनेस में, ठीक है। तो हम क्या अपने करंट लायबिलिटीज को पे कर सकते हैं आउट ऑफ माई क्विक एसेट्स? अगर जवाब है हाँ, तो इसका मतलब है कि आपका क्विक रेशियो ठीक है। तो देखना चाहते हो कल को मान लो नया फंड्स नहीं आया, तो क्या हम अपनी करंट लायबिलिटीज को पे कर सकेंगे या नहीं इन क्विक नोटिस, शॉर्ट नोटिस में, ठीक है। तो ये रेशियो यूजुअली कितना होना चाहिए, अराउंड 1:1, कहीं लिखा रहेगा, देखते हैं हम। तो क्विक एसेट मीन्स विच कैन बी वेरी इजिली क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश और नियर कैश एसेट, कैश या नियर कैश एसेट यानी कैश इक्विवेलेंट। इन्वेंट्रीज को क्यों माइनस किया उन्होंने यहाँ पे लिख दिया है। अगर कोई पूछे कि इन्वेंट्री को क्यों माइनस करते हैं, बिकॉज दीज आर नॉट नियर कैश एसेट, इसको इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इन्वेंट्री पहले क्या होता है, जैसे ये आपने इन्वेंट्री है, तो इन्वेंट्री पहले डेटर्स में कन्वर्ट होता है। अगर आपके बिजनेस में हम क्रेडिट देते हैं, फिर डेटर्स से कैश में कन्वर्ट होता है, तो थोड़ा टाइम लग जाता है, राइट। तो इसलिए उन्होंने इन जनरल इन्वेंट्री को हम कंसीडर नहीं करते हैं, बिकॉज उसको सेल करने में टाइम लग सकता है। एंड ऑल्सो एट द टाइम ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टी इन्वेंट्री विल बी सोल्ड एट अ लिक्विडेशन वैल्यू। फाइनेंशियल डिफिकल्टी हो आपको फंड्स की बहुत रिक्वायरमेंट है, तो आप क्या करेंगे, इन्वेंट्री को कम दाम पे बेच देंगे। ट्रू और फॉल्स?
2 साल पहले जब लॉकडाउन हुआ था तो बहुत सारे बिजनेस बंद हो गए, क्योंकि उन्होंने जगह रेंट पे ले रखी थी। लैंडलॉर्ड तो बोलेगा या तो आप मुझे रेंट दो या जगह खाली करो, मैं क्यों लॉस बेयर करूं। ठीक है, तो उसने क्या किया, जगह खाली करवा दी। लेकिन आप खाली जगह करोगे कब, आपका तो पूरा दुकान में स्टॉक रखा हुआ है। तो कुछ लोगों ने जगह खाली करने के चक्कर में स्टॉक को सस्ते में बेच बाच के खत्म किया 2-3 दिन में, क्योंकि उसको 2-3 दिन का नोटिस मिला था, न तो हम आपको फेंक देंगे सारा चीज। तो ये भी हो सकता है, इसलिए लिक्विडिटी रेशियो में इन्वेंट्री को हम कंसिडर नहीं करते हैं। ज्यादा भरोसेमंद नहीं है इन्वेंट्री शॉर्ट ड्यूरेशन में, कि आप इसके ऊपर भरोसा करके आप कैश रेस कर सको। ठीक है, बट इन अ सेलर्स मार्केट, सेलर मार्केट यानी सेलर मार्केट, सेलर के पास पावर है। दुनिया में 2 टाइप के मार्केट होते हैं, बायर्स मार्केट और यानी सेलर के पास मोनोपोली है उस प्रोडक्ट की। यस और नो। तो उस केस में आप इन्वेंट्री को कंसीडर कर भी सकते हैं, उस केस में आप इन्वेंट्री को कंसीडर कर भी सकते हैं। या आपके प्रोडक्ट जो ऐसा है जो आप ही सिर्फ बनाकर बेचते हो, आपको पता है कि बिकने वाला ही है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो उस केस में उसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं। अब इसका इंटरप्रिटेशन देखना है। यूजुअली 1:1 इज कंसिडर्ड एज सेटिस्फैक्ट्री, तो स्टूडेंट के लिए ठीक है ये 1:1, लेकिन क्या ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी भी कर सकता है। प्लस प्रैक्टिकली हमको ये भी देखना है कि क्या डेटर्स हम कम नोटिस में रियलाइज कर सकते हैं, अगर हाँ तो ठीक है, लेकिन डेटर्स में भी अगर टाइम लगेगा तो उसको भी कंसिडर नहीं करेंगे क्विक एसेट में। रिवर्स भी हो सकता है, इन्वेंट्री हो सकता है आपका क्विक नोटिस में रियलाइज हो जाए। प्रैक्टिकली आपकी इन्वेंट्री ऐसी है कि वो क्विक नोटिस पे रियलाइज हो सकती है। जैसे मान लो आप मिल्क बेचते हैं, ठीक है, बैलेंस शीट में मिल्क का स्टॉक दिख रहा है, तो मिल्क को क्या आप 1 साल बाद बेचोगे, कल ही बेचोगे ना सुबह में 1 तारीख को, तो 31 मार्च की बैलेंस शीट में मिल्क दिखेगा, लेकिन 1 अप्रैल 2 अप्रैल तक वो बिक जाता है वो, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हो क्विक एसेट्स में। इज इट वो, लेकिन वो प्रैक्टिकल ये सब चीजें हमें एनालाइज करनी पड़ती है। जब आप कंपनी को एनालाइज करेंगे डिटेल में, तो एक एक आइटम को आप देखते हैं कि ये रियलाइजेबल है या नहीं है तो क्विक एसेट में ले लो, नहीं है तो छोड़ दो। उसी तरह ये भी देखना क्रेडिटर को कब पे करना है, कुछ क्रेडिटर को अगर बहुत बाद में पे करना है तो उसको भी आप हटा सकते हो। लेकिन आप कौन है, आप है स्टूडेंट। हाँ, योर क्वेरी। सारे पेरिशेबल गुड्स क्विक एसेट आने चाहिए अगर आप रियलाइज कर सकते हो तो, लेकिन स्टूडेंट को क्या करना है, जब तक इंस्टीट्यूट ना बोले इन्वेंट्री माइनस करना है। ठीक है, बात खत्म। क्योंकि क्या है, एग्जाम भी पास करना हमारा ऑब्जेक्टिव है, और प्रैक्टिकल दुनिया में क्या होता है वो भी जानना जरूरी है। अब एक आ गया पॉइंट नंबर सी, कैश रेशियो और एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो। ये क्विक रेशियो से भी ज्यादा स्ट्रिंजेंट है। क्विक रेशियो में तो हमने कम से कम डेटर्स को तो लिया था, ये बोलता है डेटर्स को भी रियलाइज करने में टाइम लगेगा, उसको भी हटाओ, सिर्फ जो कैश है आपके पास, कोई आया बिल दिया कैश दिया, अगर हमने उसको निपटाया, डेटर्स का भी वेट नहीं करेंगे अभी। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कैश रेशियो और एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो। दिस रेशियो मेजर द एब्सोल्यूट लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस। तो इसमें हम सिर्फ कैश इन हैंड या जो कैश जैसा ही है बिल्कुल, जैसे बैंक एफडी हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, उसको कंसिडर करेंगे अब। ठीक है, अब जिसको रियलाइज होने में थोड़ा भी टाइम लगेगा उसको नहीं करना है। तो सबसे ऊपर है करंट रेशियो, फिर आया क्विक रेशियो, और उसके नीचे आया ये कैश रेशियो या एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो। दिस रेशियो कंसिडर्स ओनली द एब्सोल्यूट लिक्विडिटी अवेलेबल विद द फर्म, यानी कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, तुरंत पे कर सके। ठीक है, दिस रेशियो इज कैलकुलेटेड एज, तो यहां पर आपको क्या लेना है, कैश एंड बैंक बैलेंस एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल मतलब इजिली कन्वर्टिबल इनटू कैश, जिसका एक मार्केट है। इज इट राइट, इजिली एंड क्विकली कन्वर्टिबल
into cash, that is called marketable. It is as good as cash. Is it right? जैसे बैंक में एफडी है, आपको चाहिए तो आप अभी कैश निकाल सकते हो, आजकल मोबाइल से ही आप एफडी को रिवर्स कर सकते हो, या आपने कोई म्यूचुअल फंड में डाल रखा है तो वो भी 1-2 दिन में इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको कंसिडर करेंगे, ठीक है, डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। तो यहाँ पर हमने क्या किया, डेटर्स को भी हटा दिया, अब इसमें डेटर्स भी नहीं है, इन्वेंट्री भी नहीं है, प्रीपेड एक्सपेंस भी नहीं है, बिल्स रिसीवेबल भी नहीं रहेगा, सिर्फ कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज, और उन्होंने नीचे लिखा कैश एंड बैंक बैलेंस प्लस करंट इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। वेस्ट ऑफ टाइम, ये दोनों सेम ही है। इंटरप्रिटेशन, दिस रेशियो ओनली टेस्ट शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इन टर्म्स ऑफ कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज और करंट इन्वेस्टमेंट। तो सबसे ऊपर कौन है, करंट एसेट, इसके नीचे है सॉरी क्विक करंट रेशियो, क्विक रेशियो, फिर कैश रेशियो इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी, ये सबसे ज्यादा लिक्विड है, उसके बाद क्विक रेशियो है, और ये सबसे रिलेटिवली कम लिक्विड है तीनों में। इज इट राइट? तो डिपेंडिंग अपॉन आप किस प्रकार के लेंडर हो, क्रेडिटर हो, अकॉर्डिंगली आप वो रेशियो अपने हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, और सामने वाली फर्म को लोन देना है, उधार देना है, ये चेक करते हैं, ठीक है। इससे ये भी पता चलता है कि कंपनी शॉर्ट टर्म में अपने लायबिलिटीज पे कर पाएगी या नहीं। अब एक और है बेसिक डिफेंस इंटरवल और इंटरवल मेजर, इसका नाम है इंटरवल मेजर, ठीक है। पहले एक स्टोरी सुनो, उसके बाद फॉर्मूला। क्या नाम है आपका? शिवानंद। शिवानंद के पास 700 रुपए है, ये उन्होंने खुद ही बताया था आज, मैंने कुछ नहीं बोला। पर डे शिवानंद का खर्चा 100 रुपए है, एग्जाम्पल, ये आपने नहीं बताया, ये मैंने अज्यूम किया है। तो मान लो शिवानंद, तुम्हारे पास अब कहीं और से कोई पैसा आने का कोई स्कोप नहीं है, ठीक है, तुमको एक आइलैंड में छोड़ दिया हमने, अब तुम्हारे पास पैसे कहीं से भी नहीं आएंगे, 100 रुपए तुम्हारा रोज का खर्चा है, कितने दिन तक तुम्हारा काम चल जाएगा? 7 दिन चल जाएगा। शिवानंद को हटाओ, सपोज ये आईटीसी लिमिटेड कंपनी है, उनके पास कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी 700 करोड़ है, उनका डेली का ऑपरेटिंग एक्सपेंस 100 करोड़ है, डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंस 100 करोड़ है। तो एक कंपनी कितने दिनों तक अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को मीट कर पाएगी? यहां पर भी आंसर वही है, शिवानंद एंड आईटीसी लिमिटेड दोनों का कैलकुलेशन एक ही है। इज इट राइट? कि आपका जो कैश है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, लिक्विड, जो एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट जो है, कितने दिन तक आपको सपोर्ट कर पाएगा? इज इट राइट? तो यहाँ पे फॉर्मूला में वही लिखा है, कैश एंड बैंक बैलेंस, नेट रिसीवेबल प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी। कुछ बुक्स में ये नहीं लिखा रहता है, नेट रिसीवेबल इंस्टीट्यूट ने डाला है, बट इसके पहले वाले जो सिलेबस में ये नहीं था। डिवाइड बाय ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज, ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज मींस पर डे एक्सपेंस, डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंस। यहां पर लिखो और डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंस, डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो आपको अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालना है, उसको अगर क्वेश्चन में 360 डेज दिया है तो 360 डेज से डिवाइड करना, नहीं तो 365 डेज से डिवाइड करना, जो आपको लगे, जिसमें डेटा इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया बेसिक इंटरवल, और इसमें उन्होंने रिवर्स वर्किंग की है, करंट एसेट में से प्रीपेड एक्सपेंस और इन्वेंट्री को
हटा दिया, रिवर्स, यानी इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इज इट राइट? अगर मैं लिखूं इन्वेंट्री, रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी, तो आप क्या करेंगे? आप कैश इन हैंड लेंगे, मार्केटेबल सिक्योरिटी लेंगे और रिसीवेबल लेंगे। तो ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला। दूसरे में क्या करेंगे? आप टोटल ले लेंगे, ये टोटल, और उसमें से इन्वेंट्री माइनस कर दिया और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर दिया। बात तो वही है ना। तो अकॉर्डिंग टू डेटा डू द कैलकुलेशन। इस चैप्टर में ध्यान रखना, क्वेश्चन में डेटा अलग अलग फॉर्म में आएंगे, तो अकॉर्डिंगली आपको फॉर्मूला चेंज कर देना अपने से ही, ठीक है। डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैसे निकालेंगे? तो डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आपको P&L अकाउंट दिया जाएगा, P&L अकाउंट से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले लेना, उसके बाद जो भी एक्सपेंसेस दिए रहेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, उसका भी ले लेना, एंड उसमें से डेप्रीशिएशन एंड अदर नॉन कैश एक्सपेंडिचर माइनस कर देना। क्यों माइनस कर देना? बिकॉज ये नॉन कैश आइटम है, तभी माइनस करना जब ऊपर इंक्लूडेड हो। यानी इन दोनों फिगर में अगर डेप्रीशिएशन इंक्लूडेड हो तो ही माइनस करोगे ना, है ही नहीं तो माइनस भी मत करना। किसी चीज को घटाएंगे कब? जब उसमें होगा तब ना। हाँ, डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज। अब इस रेशियो का इंटरप्रिटेशन क्या है? इस रेशियो से पता चलता है कि आपके पास कितने दिनों की लिक्विडिटी है, कितने दिनों की लिक्विडिटी है। कल को नया फंड्स नहीं आए तो कितने दिन तक आप अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस को मीट कर पाएंगे। शिवानंद के पास 700 रुपए, डेली खर्चा 100 है, 7 दिन तक ये टिक पाएगा दुनिया में। एग्जाम्पल, लेकिन 7 दिन के बाद फिर नया पैसा आ ही जाता है ना आपके पास। हाँ, तो उसी तरह कंपनीज का कभी अगर मान लो फंड्स इनफ्लो ब्लॉक हो गया तो कितने दिन तक अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस को मीट कर पाएगी, बहुत जरूरी है जानना। अब एक और बात बताओ कि अगर ये रेशियो बहुत हाई है तो अच्छा है या बहुत लो है तो अच्छा है? बहुत हाई है तो भी अच्छा नहीं है, बहुत लो है तब भी अच्छा नहीं है। अब शिवानंद 2 लाख रुपए लेके घूम रहा है, रोज का खर्चा 100 रुपए है, अगले 2000 दिन तक कोई टेंशन ही नहीं है। 2000 दिन यानी लगभग 5-6 साल हो गए, लेकिन 2 लाख का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। या फिर आप 100 रुपए लेके घूम रहे हो रोज, जैसे ये व्यक्ति 200 रुपए लेके घूमता है। 2 दिनों में अगर नया फंड नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगी, काम रुक जाएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट मीट नहीं कर पाओगे। तो आपको एग्जाम में हमेशा देखना है कि बहुत ज्यादा है बहुत कम ना हो। अब एक चौथा जो आइटम है नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल ये रेशियो नहीं है, ये एक फॉर्मूला है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो बस इतना ध्यान रखना आपको, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज एक्सक्लूडिंग शॉर्ट टर्म बैंक बोरिंग। वैसे नॉर्मली एग्जाम में ये आता नहीं है, बट फिर भी इंस्टीट्यूट ने दे रखा है। सो दिस रेशियो मेजर्स कि आपके पास कितना एक्सेस अमाउंट है ओवर एंड अबव करंट लायबिलिटी। इज इट राइट? करंट लायबिलिटी के मुकाबले करंट एसेट कितना ज्यादा है? हाँ, क्वेरी पूछो। इसके पास 707 दिन ठीक है। हाँ, हाँ, वो तो ऑन अ गिवन डे कैलकुलेट करते हैं ना। ऑन अ गिवन डे आपका कितना है, आज ये अमाउंट कितना दिन तक टिकेगा। तो आपके पास तो डेटा यूजुअली कोई पर्टिकुलर डे के दिन आता है, जैसे बैलेंस शीट के दिन आता है, क्वार्टरली आता है। तो एक ऑन एन एवरेज हमें अंदाज लगता है, जो भी हम रेशियो निकाल रहे हैं ना, ऑन एन एवरेज पता चलता है ना। इससे डेली का कोई थोड़ी रेशियो निकाल पाएगा प्रैक्टिकली। आपको तो एक बैलेंस शीट दिया जाता है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली,
तो उसके बेसिस पे हम ऑन एन एवरेज पोजीशन निकालते हैं। बैलेंस शीट के दिन हो सकता है आपका डेट बहुत ज्यादा हो गया, आपने एक दो दिन पहले ही लोन लिया था, तो वही वो सब दिक्कत भी हो, हम बाद में पढ़ेंगे व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन रेशियो एनालिसिस, वो आपका लास्ट पैराग्राफ है कि कई बार रेशियो एनालिसिस में कुछ कुछ चैलेंजेस भी हैं। हम जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो ऑन एन एवरेज इन जनरल एनालिसिस होता है। तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज नेट वर्किंग कैपिटल, इज इट राइट? इसका मतलब कितना मेरे पास एक्सेस है, और ये डिफरेंस बताता है। सपोज आपका करंट एसेट 1 लाख है, करंट लायबिलिटी 50,000 है, तो 1 लाख में से 50,000 तो लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी से फाइनेंसिंग हो गई, ठीक है। मेरे पास ये 1 लाख रुपए के बुक्स सपोज यहाँ पर है, ठीक है। इमेजिन करो कि यहाँ पे 1 लाख रुपए के नोटबुक बुक है यहाँ पे, उसमें से 50,000 रुपीज का मैंने उधार में खरीदा है, तो ये करंट लायबिलिटी हो गया। लेकिन बाकी 50,000 मुझे या तो अपने फंड से या कहीं से और से लेकर फाइनेंस करना पड़ेगा, करेक्ट। इसलिए इसको बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। तो नेट वर्किंग कैपिटल 50,000 है, ये अमाउंट आपको रेज करना पड़ेगा टू फाइनेंस योर करंट एसेट। 1 लाख में से 50,000 तो क्रेडिटर ने या अदर करंट लायबिलिटीज ने आपको फंडिंग कर दी, लेकिन बाकी अमाउंट आपको फंड्स रेज करना पड़ता है, उसको बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। बैंकर्स लुक एट नेट वर्किंग कैपिटल, कौन इसमें इंटरेस्टेड है? बैंकर्स, लेंडर्स, क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता रहेगा, कौन इंटरेस्टेड है इन सब रेशियो में? बैंकर्स, लेंडर्स। टू चेक कंपनी अपना फाइनेंशियल क्राइसिस अगर कभी आया तो मीट कर पाएगी या नहीं, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज पे कर पाएगी या नहीं, ठीक है। लोन्स आर ऑफन टाइड टू मिनिमम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑल्सो। हमारा जो एक चैप्टर नंबर 10 है वहां पर वर्किंग कैपिटल है, उसमें हम सीखेंगे आपका जो बैंक है ना वो आपके वर्किंग कैपिटल का कुछ पोर्शन लोन देते हैं। जैसे आप देखेंगे कुछ बैंक की पॉलिसी है कि वो आपको 75% ऑफ वर्किंग कैपिटल ही फाइनेंस करती है, बोलती पूरा हम नहीं करेंगे। आपका 1 लाख में से 50,000 तो क्रेडिटर ने कर दिया, बचे 50, उसका 75% आपको लोन मिलेगा, बाकी आप अपना खुद से रेज करो। कुछ बैंक की पॉलिसी हो सकती है कि वो 60% फाइनेंस करे, कुछ 80% करे। तो वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने से बैंक को भी फायदा है, वो आपको लोन कितना देना वो डिसाइड कर सकती है, ठीक है।